ओके सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। यार एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को कंफर्म कर लेना सबसे पहले तो, राइट, सिंस दिस इज द न्यू बैच। सो आपके राइट हैंड साइड में एक चैट बॉक्स होगा, ठीक है। वो चैट बॉक्स के ऊपर यू नीड टू टाइप ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को कंफर्म करोगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी आई क्यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। So just confirm audibility and visibility once. जल्दी से you need to type it out guys. Clear है, right? No issues from your side. No issues, right? ठीक है, चलो then we'll move forward, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। Just give me a minute. ठीक है, okay, so let's move forward. Okay, so this is basically the history optional course that you have purchased all. एंड ये ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है। सो कोई भी सेशन चालू करने से पहले आई टेक यूजुअली 7 to 8 ओरिएंटेशन सेशन। तो आपके एक्चुअल लेक्चर्स जो है दोज विल गेट स्टार्टेड समवेयर अराउंड वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड, नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड। तब तक जो है बेसिकली ओरिएंटेशन ही आपके थोड़े से चलेंगे। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दी ओरिएंटेशन, देन वी आर गोइंग टू ली द फाउंडेशन इन द सेंस कोई भी ऑप्शनल में अगर मैं पहले दिन से डायरेक्टली आपको मॉडर्न इंडिया या फिर मीडिएवल इंडिया या फिर इवन एंशिएंट इंडिया पढ़ाना चालू कर दूं, बाउंसर जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। आपको सेंचुरी पता नहीं रहती है, देर आफ्टर फिर आपको जो है बेसिकली कैलेंडर सिस्टम पता नहीं रहती है, एक ब्रीफ टाइमलाइन जो वो भी आपको यूजुअली इनिशियल लेवल पे आइडिया नहीं होती है। तो ओरिएंटेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। तो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। जितने भी ओरिएंटेशन हमारे होंगे सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग ही रहते हैं, यूजुअली 11 o'clock को ही। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस एंटायर ओरिएंटेशन जो रफली नेक्स्ट वेडनेसडे तक चलेंगे। उसका एक शेड्यूल भी मैं आपको दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मीनवाइल दो चीज़ें, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे देन यू कैन टाइप इट आउट। आपके पास चैट बॉक्स एक है, यू कैन जस्ट टाइप आउट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। और उसकी अब थोड़ी सी आदत लगानी है आपको, सिंस दिस इज नॉट ऑफलाइन क्लास, राइट, ये ऑनलाइन क्लास है। लाइव इंटरेक्शन वहाँ पे होगा आपका और हमारा। तो आपका और मेरा जो भी इंटरेक्शन है वो उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपके जो डाउट्स है वो टाइप करने पड़ेंगे। एंड देयर आफ्टर अगर आपके पास कोई वर्बल डाउट है दैट यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली, देन यू नीड टू रेज द हैंड। आपके टूल बॉक्स में एक रेजिंग द हैंड का एक ऑप्शन है। एट द एंड ऑफ द सेशन वो जो हैंड रेज डाउट जो है दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट, ओके। सो अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट। अगर आपका एक जनरल कोई भी डाउट रहेगा देन टाइप इट आउट। अगर आपको ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी से कोई भी इशू होगा देन टाइप इट आउट, ओके। आई विल गिव यू अ मिनट अगर कुछ भी इशू है तो, ओके। सो टेक अ मिनट। इफ यू हैव एनीथिंग टू से और एनीथिंग टू वरी अबाउट और टू आस्क अबाउट देन ऑब्वियसली टाइप इट आउट जल्दी से, ओके। वीकली क्लास शेड्यूल और मेल नहीं आता, वो आपके नोटिस पे लगता है, राइट। सिंस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर देन ऑब्वियसली इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो लेक्चर ये जो है शेड्यूल वो बेसिकली मैं आपको आज ही प्रोवाइड करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। बाकी के तो सारे आपके नोटिस बोर्ड पे आ जाएंगे। आपका जो पोर्टल है वो पोर्टल के ऊपर एक नोटिस बोर्ड रहता है, उसके ऊपर वीकली शेड्यूल जो है बेसिकली आपको आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, इज देयर एनी वेरिएशन इन मार्किंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट? प्रोबेबली नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक तो उतना कोई मेरे को इम्पैक्ट दिखा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज होता कैसा है ना कि गवर्नमेंट भले ही चेंज हो जाती है बट फिर भी गवर्नमेंट या फिर सिस्टम में जो लोग रहते हैं वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल ओपिनियन वाले ही रहते हैं। सो गवर्नमेंट को उनको फ्लश आउट करके अपने थिंकिंग वाले लोग भरने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न देन एज सच कोई वेरिएशन अभी तक तो दिखा नहीं है बिल्कुल भी, राइट। रिसोर्स क्या क्या पढ़ने होंगे वो बता दीजिए। बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ओरिएंटेशंस मतलब जो मेरे ओपन सेशन है उसमें भी बताया था कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द क्रक्स मटेरियल। देन अभी के लिए तो उसी को स्टिक करोगी, एटलीस्ट क्रक्स मटेरियल तो कंप्लीट करो। वंस यू हैव डन द एंटायर क्रक्स मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर कोर्स, फिर आप डिसाइड करोगे ना कि आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ड्यूरिंग द लेक्चर बेसिकली आपको यही करना है, राइट। जो मेरे जो इतना ये है दैट इज क्रक्स मटेरियल है वही आपको रेफर करना है, ओके। हाउ मेनी क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन वीक? रफली 6 क्लासेस, मंडे टू सैटरडे। ये पहला वीक है तो इसके लिए इस वीक में सिर्फ 3 ही क्लासेस होंगे, बट अगले वीक से फिर डायरेक्टली 6 क्लासेस। मंडे टू सैटरडे यूजुअली हमारे लेक्चर्स रहते हैं, तो मंडे टू सैटरडे एवरी डे। एंड द नॉर्मल टाइमिंग विल बी 1 to 4, तो 1 to 4 का नॉर्मल टाइमिंग रहता है, ठीक है। बट ओरिएंटेशन 1 घंटे के ही होते हैं मेरे, जो 6-7 ओरिएंटेशन अगले 8-10 दिन में होंगे वो उसका शेड्यूल मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको दूंगा, ओके। यस, एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, टेक अ मिनट मोर अगर और कोई डाउट है तो, अदरवाइज विल मूव टू दी सेशन। चलो गुड, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, विल मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं इफ नो अदर डाउट्स आर कमिंग। चलो परफेक्ट, ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड।
गुड, ओके। सो टुडे इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑप्शनल। एक जनरल हम लोगों को आइडिया लेने की हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में क्या क्या होता है, एंड देयर आफ्टर हिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों को पढ़नी क्या क्या चीज़ है, और प्रिसाइजली हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो कुछ जनरल इक्वेशंस, जनरल क्वेश्चंस है हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड दैट वी आर गोइंग टू टैकल टुडे। तो लेट्स मूव एक एक करके। तो एज फार एज हिस्ट्री ऑप्शनल इज कंसर्न, अभी तक आपने हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेक्ट किया ही है तो आपको पता ही रहेगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जैक्टली होता क्या है, बट फिर भी एक जनरल आइडिया जो आपके दिमाग में जो हमेशा होनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑप्शनल, देन ऑप्शनल इज ऑलवेज ऑफ 500 मार्क्स। हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ भी कोई दूसरी चीज तो है नहीं, दिस इज ऑल्सो ऑफ द 500 मार्क्स। एंड हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इंटू पेपर 1 एंड पेपर 2। 250 मार्क्स वर्थ का पेपर 1 रहता है, 250 मार्क्स वर्थ का पेपर 2 होता है। नए जो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है उसका एक क्लियर कट सेग्रीगेशन यूपीएससी ने हम लोगों को देके रखा है। क्लियर कट सेग्रीगेशन इन द सेंस एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये काफ़ी इलेबोरेटली यूपीएससी ने इसका सिलेबस तो हमको दिया ही है, बट अगर प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड देखें देन ट्रेंड के हिसाब से दिस पेपर 1 एंड पेपर 2 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू एंशियंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा फिफ्थ ओरिएंटेशन रहेगा वो फिफ्थ ओरिएंटेशन विल बी प्रिसाइजली बेस्ड अपॉन पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में जाएंगे तब आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आइडिया आएगी, बट पीवाईक्यू में जाओगे या फिर इवन अगर आपने खुद से भी देखे होंगे देन आपका जो पेपर 1 होता है इट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड देयर आफ्टर सेक्शन बी। सिमिलरली पेपर 2 में भी हमारे पास सेक्शन ए एंड देयर आफ्टर सेक्शन बी जो है होते ही होते हैं। ना सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग द क्वेश्चन। जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करोगे देन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कंपलसरी आपको सारे आंसर या फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को ही बोलता है। इट इज़ फॉर द जीएस। जीएस में अगर हम देखें तो सारे क्वेश्चन कंपलसरीली हमको अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं। ऑप्शनल में हमारे पास चॉइसेस होती है। यूपीएससी हैव गिवन अस टोटल 8 क्वेश्चन, 8 में से हम लोगों को 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एंड ये 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने इस तरीके से प्लेस करके रखे हुए हैं कि यू कैन हैव अ सर्टन एडवांटेज। अगर आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ये एडवांटेज लेके ठीक से पढ़ पाओ। नाउ व्हाई आई हैव स्कोर्ड 300 प्लस इन द हिस्ट्री ऑप्शनल इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि पेपर 1 है एंड देयर आफ्टर पेपर 2 है। ये पेपर 1 एंड देयर आफ्टर पेपर 2 इज बेसिकली डिवाइडेड इन सच वे कि आपके पास 2 सेग्रीगेशन होते हैं, 150 मार्क्स एंड देयर आफ्टर 100 मार्क्स, एंड पेपर 2 में भी 150 मार्क्स एंड देयर आफ्टर 100 मार्क्स। नाउ प्रॉब्लम विद द यूपीएससी कैंडिडेट इज दैट कि इनिशियल लेवल पे जब आप यूपीएससी में आते हो, मैं भी एक ज़माने में इनिशियल लेवल में ही आया था, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि देयर इज़ एन अर्ज, एक टेंडेंसी होती है कि मेरे को यार सब कुछ करना है फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। एंड यही टेंडेंसी, यही अर्ज जो है यूपीएससी कैंडिडेट को ले डूबती है। हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर आप बात करोगे तो स्काई इज़ अ लिमिट। स्काई इज़ अ लिमिट इन द सेंस दैट कि ये ऐसा साइंस है कि जहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस बुक आपको दिखाई देंगे, मल्टीपल थियरीज आपको दिखाई देंगी। हिस्ट्री में हमारे पास कोई यार देखो टाइम मशीन तो है नहीं, एंड जब हमारे पास टाइम मशीन नहीं होती है तो एंशियंट या फिर मिडिवल पास्ट हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। आई गिव यू वन एग्जांपल कि हमारे पास एक बेसिकली एंशियंट टाइम में एक पेंटिंग दिखी हुई है। ये पेंटिंग जो है बेसिकली उसमें भीमबेटका की पेंटिंग है कि एक सेंट्रल फिगर खड़ा हुआ है एंड वो फिगर के आजू बाजू में जो है लोग नाच रहे हैं। तो हमारे पास बस इनका फिगर है या फिर इनकी एक पेंटिंग है, इन्होंने अपने लिए बारे में कुछ लिख के नहीं रखा है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी पेंटिंग हमको मिलती है जहाँ पे इन्होंने कुछ लिख के ही नहीं रखा है तो इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कैन बी टेकन, राइट। एक हिस्टोरियन आके बोलेगा कि देखो भाई ये सेंट्रल वाला बंदा जो किंग है एंड आजू बाजू वाले लोग जो नाच रहे हैं वो उसके सब्जेक्ट है। कोई दूसरा हिस्टोरियन आके बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि भाई इसने कोई तो एक हंटिंग की होगी, शेर का शिकार किया होगा, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी ब्रेवरी को, तो दैट पर्सन इज ब्रेव एंड दैट्स व्हाई बेसिकली क्या है देन ऑब्वियसली सेंट्रल फिगर एंड देयर आफ्टर फिर आजू बाजू वाले लोग हैं। कोई आके बोलिया कि नहीं भाई कोई ना कोई तो एक एंशिएंट टाइम में मैरिज वाला पंगा हो सकता है, तो हो सकता है कि भाई इस बंदे की शादी है तो शादी के टाइम पे बंदे को बीच में रखा और आजू बाजू के लोग नाच रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन वेरीज। एंशियंट में और मीडिएवल में हम लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत बार आने वाला ही है। एंड जब इंटरप्रिटेशन वेरी होता है तो कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के आप फैक्ट जो है वो असर्टन नहीं कर पाते। इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू अराइव एट अ फैक्ट एंड दैट्स व्हाई बच्चों को लगता है कि मैं एंशियंट का मैं उपिंदर सिंह पढ़ लूँ एंड मीडिएवल का सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लूँ तो हो गया। अरे भाई आपसे उपिंदर सिंह का ओपिनियन पढ़ोगे, आपसे सतीश चंद्रा का ओपिनियन पढ़ोगे एंड दैट ओपिनियन डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ फाइनल और इट इज़ अ ट्रूथ इटसेल्फ। उसके अलावा 10 और हिस्टोरियन के ओपिनियन है,
और अब कितना कितना क्या क्या पढ़ोगे। एंड दैट्स वाई फिर ये सैग्रीगेशन जो हमने बात की थी, ये हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड। ये पीवाईक्यू में जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, इलेबोरेटली इसके ऊपर बात भी करूंगा। बट आपको एक चीज पहले ही आज के दिन से ही दिमाग में रखनी है कि पेपर 1 में हम लोगों को ये सेग्रीगेशन दिखाई देगा, पेपर 2 में भी हम लोग को ये सेग्रीगेशन दिखाई देगा, इन द सेंस दैट मेरे पास जो है बेसिकली ऑप्शन होता है कि ये 150 जो है मैं एक तो एंशिएंट से अटेम्प्ट करूं या फिर मैं मीडिएवल से अटेम्प्ट करूं। अब ये एंशिएंट से करने हैं या मीडिएवल से करने हैं, ये आपको अभी थ्रू आउट योर कोर्स जो है आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो सेक्शन चूज किया यू हैव टू मेक इट रॉक सॉलिड। अब मेरे लिए मीडिएवल इंडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मीडिएवल इंडिया में बेसिकली थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज आपको ज़्यादा लगेगा, बाय हार्टिंग ज़्यादा लगेगी, मेरी वो स्ट्रांग थी एंड इसके लिए मैंने मेरा मीडिएवल इंडिया चूज करके रखा था। एंड मीडिएवल इंडिया में से ही मैं 150 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करता था, एंड आई मेड श्योर कि 150 का अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो आई विल गेट एटलीस्ट 110 मार्क्स इन पेपर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड आफ्टर मीडिएवल इंडिया से अगर मैं 150 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहा हूँ देन 100 मार्क्स जो है फिर मुझे एंशिएंट से ही करने पड़ेंगे। तो ये एंशिएंट में फिर मेरा टास्क होता था कि रफली 30 to 40 मार्क्स तक मैं खींचूं। इससे फायदा क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेरे पास बर्डन काफ़ी कम था। बच्चा जो है बेसिकली एंशिएंट भी पूरा रटेगा, मीडियल भी पूरा रटेगा, मैंने सिर्फ मीडियल के ऊपर ही फोकस किया, अपने सोर्सेज बढ़ाए एंड देयर आफ्टर मीडिएवल में मल्टीपल हिस्टोरियन के बुक पढ़े एंड देयर आफ्टर मल्टीपल व्यू पॉइंट जो है गैदर कर लिए। ऑब्वियसली अब ये सारे व्यू पॉइंट मैं आपको मेरे क्रक्स में डाल के दूंगा, एंशिएंट के भी एज वेल एज मीडिएवल के भी। बट इसका फायदा वही है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरे पास बर्डन हमेशा से ही कम रहा। तो जो ऑर्डिनरी यूपीएससी का कैंडिडेट है हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो बेचारा सब कुछ पढ़ता था, मेरा मैक्सिमम फोकस पेपर 1 में हमेशा मीडिएवल पे ही रहा है। मीडिएवल ही मैंने ज़्यादा टाइम पढ़ा, बहुत सारे बुक्स मीडिएवल के ही पढ़ लिए, जिसका जैसे नॉलेज स्ट्रेंथनिंग तो हुआ ही, एक डाइवर्सिटी ऑफ आंसर भी आई एंड 150 में से फिर ऑटोमेटिकली जो है 110 मार्क्स जो है सिक्योर हो गए। एंड आफ्टर एंशिएंट इंडिया तो ऑब्वियसली इतने भी गधे हम है नहीं कि कुछ भी ना है, राइट। तो थोड़े बहुत लेवल का भी अगर आप करोगे तो 30 to 40% मार्क आपको आ ही जाएंगे। 100 में से 30 to 40 मतलब ही दिस पर्टिकुलर मार्क। तो 110 प्लस 30 या फिर मैं अगर 40 भी करूं तो रफली पेपर 1 में मेरा जो स्कोर जो है वो 150 तक जो है पहुंच जाता था, एंड दैट इज द टास्क। 150 आपको पेपर 1 में चाहिए एंड 150 आपको चाहिए पेपर 2 में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पेपर 1 में 200 आ गए एंड पेपर 1 में 100 आए, ये कभी नहीं होने वाला, ये नामुमकिन चीज़ है। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच ही रखना है और वो बैलेंस के साथ ही चलना रहता है। एंड सेम थिंग विल हैपन इवन इन दी पेपर 2। पेपर 2 का भी सेम पैटर्न है कि 150 मार्क्स आपको मॉडर्न इंडिया से अटेम्प्ट करना है या फिर वर्ल्ड से अटेम्प्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। अब मेरे लिए मॉडर्न इंडिया ज़्यादा इंटरेस्टिंग था तो मैंने मॉडर्न इंडिया को चूज़ कर लिया था एंड थ्रू आउट प्रिपरेशन फिर वो बर्डन हमेशा से ही मेरे पे कम रहा है। मैंने मॉडर्न इंडिया एकदम रॉक सॉलिड कर लिया, मॉडर्न वर्ल्ड जो है बेसिकली सोसो लेवल का कर लिया। एंड फिर टास्क वही है कि मॉडर्न इंडिया में से मैं अगर 150 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हाउ मेनी और हाउ मच आई एम रिक्वायर्ड टू सिक्योर, रफली 110 मार्क्स। एंड फिर अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हाउ मेनी आई नीड टू सिक्योर, 30 to 40 मार्क्स। द टास्क इज टू रीच क्लोजर टू 150 एंड 150 प्लस 150 इज इक्वल टू व्हाट, देन 300 मार्क्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है प्रिपरेशन के टाइम पे कि सर मुझे सोर्सेस क्या क्या पढ़ने हैं या फिर मुझे सर क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो एंशिएंट इंडिया में इग्नू का मटेरियल आपके पास है, उपिंदर सिंह आपके पास है। मीडिएवल इंडिया में आपके पास बेसिकली सतीश चंद्रा पार्ट 1, सतीश चंद्रा पार्ट 2 एंड बीए का इग्नू मटेरियल है। मॉडर्न इंडिया में आपके पास प्लासी टू पार्टीशन, शिखर बंदोपाध्याय एंड आफ्टर फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो बेसिकली बीएल ग्रोवर का बुक है। एंड आफ्टर वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें देन वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास जो है बेसिकली जैन एंड माथुर, एल मुखर्जी एंड नॉर्मन लोवे अवेलेबल है। अब मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, आप में से बहुत जनों ने लिख भी लिए होंगे। एंड आफ्टर आप क्या करोगे, सारे सोर्सेस एक ही बार जो है बेसिकली मंगा लोगे। अब मंगाने के बाद जो है ये बन जाएगा इतना बड़ा सेट। इतना बड़ा सेट का प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज दैट कि एट डेली बेसिस यू कैन नॉट रीड मोर देन 30 पेजेस। 30 से 40 जो है ये ऑर्डिनरी इंडियन स्टूडेंट का जो है बेसिकली लिमिट होता है, उससे ज़्यादा ना पढ़ा जाता है, पढ़ोगे तो दिमाग में भी नहीं जाएगा। एंड जब आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उपिंदर सिंह बीए इग्नू मटेरियल, सतीश चंद्रा पार्ट 1, सतीश चंद्रा पार्ट 2 बीए इग्नू मटेरियल एंड देयर आफ्टर फिर आप बेसिकली प्लासी टू पार्टीशन एंड देयर आफ्टर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बीएल ग्रोवर,
देयर आफ्टर फिर जैन एंड माथुर या फिर एल मुखर्जी, दोनों में से एक ही, एंड नॉर्मन लो है। ये टोटल 9 बुक्स की बात करते हो। हर एक पर्टिकुलर बुक जो है वो कम से कम जो है बेसिकली 1000 पेजेस का है ही है। 9000 पेजेस अगर आपको सिर्फ पढ़ने भी है, यू कैन डू द इक्वेशन। इसी में बच्चे का जो है बेसिकली 2 साल जो है चला जाएगा। एंड दैट इज वेयर हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट ऑलवेज लैग्स। हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि भाई मैं रेफरेंस बुक पढ़ लूंगा और रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद मुझे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सबसे पहले आपके दिमाग से निकालना है। ये निकालने के पीछे यही 2 रीजन है कि सबसे पहले सिर्फ पढ़ने में आप 2 अटेम्प्ट जो है बेसिकली घला दोगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पढ़ रहे हो वो सिर्फ आपने एक ऑथर पढ़ा है। आपने एक तो उपिंदर सिंह पढ़ा है पूरे एंशिएंट के लिए, सतीश चंद्रा पढ़ा है पूरे मीडिएवल के लिए, एंड देयर आफ्टर प्लासी टू पार्टीशन का शेखर बंदोपाध्याय पढ़ा है, एंड देयर आफ्टर ग्रोवर पढ़ा है पूरे मॉडर्न के लिए। ये 1 या फिर 2 हिस्टोरियन पढ़ के अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 तो छोड़ो 200 प्लस भी आएंगे, तो नहीं आने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट यूपीएससी के 180 से लेके 240 मार्क्स के रेंज में फंसते हैं। उसका ये सबसे बड़ा जो है रीजन है। एंड दैट्स ये गलती आपको सबसे पहले दिन से मैंने आपको बता के रखी है, नहीं करनी है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू कीप द पेस विथ मी। अगर मेरे साथ पेस रखोगे, मतलब जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया उसका मैंने आपको जो क्रक्स मटेरियल दिया है, उसकी मैंने जो आपको पीपीटी दी है, एंड आफ्टर उसका जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट दिया है, अगर आप ये डेली बेसिस पे भी कंप्लीट कर रहे हो, देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। यू आर न्यू टू यूपीएससी, अपने पढ़ाई के तरीके आपको अब थोड़े बदलने पड़ेंगे। 10th एंड 12th का जो एग्जाम होता था, ये बेसिकली मैंने आपको एक बुक दिया, आपने वो रट लिया, आपको 80% आ गए। हिस्ट्री या फिर यूपीएससी ऐसे नहीं चलती है। यूपीएससी में सोर्सेज बथेरे होते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, एंड दैट्स व्हाई स्काई इज अ लिमिट। आप जितना पढ़ोगे पढ़ते ही जाओगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एंड फिर अगर आपने बाहरटेशन रटने वाली टेंडेंसी अगर यूपीएससी में लाई, देन आप खुद के हाथों से खुद की कब्र खोद रहे हो। यू आर बेसिकली बरिंग योर सेल्फ डाउन। डोंट डू दैट। आपका टास्क जो मैंने आपको बताया इज बेसिकली कीप अ पेस विथ मी। मतलब आपको ये चीज़ें सिर्फ रीड करनी है। सर मुझे ये चीज़ जो है बेसिकली याद नहीं रह रही है, सर मैं ये जो है बेसिकली आंसर राइटिंग में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या फिर न्यू यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर सर मुझे कुछ रेफरेंस बुक भी बता दो। ये रेफरेंस बुक भी मैं साथ साथ जो है बेसिकली कर लूँगा, आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन मी। नो, ये नेगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे आपके प्रिपरेशन के। जो श्योर शॉट रेसिपी ऑफ डिजास्टर है, कम से कम 2 अटेम्प्ट जो है बेसिकली आपको ये फेलियर की तरफ लेके जाएगा। एंड फिर आपको चीज़ें पता चलेगी कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे टाइम पे करके देख लिया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू। लेनी है नहीं लेनी है, आई लीव इट अपॉन यू, बट सिंस यू हैव सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, इट इज़ माई बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू इन अ राइट वे। तो सबसे पहला वाला जो एस्पेक्ट जो होता है, जो आपके प्रिपरेशन के बिगिनिंग में ही आपको पता होना चाहिए, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। रेफरेंस बुक अच्छे है, ऐसा नहीं होता कि रेफरेंस बुक अच्छे नहीं होते। आप कोई भी बुक पढ़ते हो देन उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपको रेफरेंस बुक करने हैं देन उसके पीछे के ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। एंड दैट्स व्हाई फिर क्रक्स मटेरियल करो। उससे होगा क्या, अब मैंने तो सारे ही बुक पढ़ के रखे, अब मुझे पता है कहाँ पे क्या आने वाला है, कहाँ पे क्या नहीं आने वाला है। दैट इज हाउ आई हैव स्कोर 300+। एंड दैट्स हाउ क्रक्स मटेरियल जो है, मैंने पहले भी ओपन सेशन में भी प्रमोशन के टाइम पे भी बोला था, इट इज़ द सोल ऑफ माई प्रोग्राम। अगर वो क्रक्स मटेरियल आपका ठीक है, अगर वो क्रक्स मटेरियल से आप चीज़ें कर रहे हो, इट विल हैव ईच एंड एवरी रेफरेंस बुक कवर्ड अंडर देम। सिर्फ और सिर्फ उपिंदर सिंह या फिर सतीश चंद्रा या फिर जो मॉडर्न इंडिया में बंदोपाध्याय, BL ग्रोवर, उतने ही नहीं, उसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट हिस्टोरियन के जो ओपिनियन है आपको उसमें मिल जाएंगे। बिकॉज आई हैव स्टडीड इट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड आई नो हाउ मच पेनफुल टास्क दैट इज। मतलब ये जो टेंडेंसी मैंने आपको बताई थी कि सब कुछ कर लो और सब कुछ रट लो, ये टेंडेंसी मेरे में भी तो थी। एंड दैट्स आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। मेरे टाइम पे भी मुझे किसी बंदे ने बताया था, जिसको हिस्ट्री ऑप्शनल में 390+ मार्क्स थे उस जमाने में, बिकॉज तब पेपर 600 मार्क के आते थे। बट मैंने बात नहीं सुनी, मुझे करना था भाई, नहीं मैं तो कर लूँगा, बट अल्टीमेटली इट कॉस्टेड मी। तो वही वाली चीज़ है जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। एंड दिस इज समथिंग दैट इज द बेस। सबसे पहले यही आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्ट वे इज द वे फॉरवर्ड। एंड स्मार्ट वे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वाई पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क इन द हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल में जो जनरल टेंडेंसी है बच्चों की, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। कुछ डाउट रहेंगे इससे रिलेटेड, यू विल कीप ऑन टाइपिंग। ओके, मीनवाइल आई विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जाते हैं कि एग्जैक्टली हिस्ट्री होती क्या है। नाउ बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती कि यार हिस्ट्री का मतलब क्या है। बच्चों को लगता है कि भाई मैं एंशिएंट इंडिया है, मीडिएवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, एंड आफ्टर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है सारा का सारा रट लूँ, एंड रटने के बाद जो है मुझे बढ़िया 300+ मार्क जो है
जैसे सर को है वैसे आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हिस्ट्री जो है बेसिकली स्कूल में पढ़ने का तरीका अलग था। वहाँ के सारे प्रोफेसर बेवकूफ़ थे जिन्होंने आपको इतिहास हमेशा गलत तरीके से पढ़ाया है, रटना सिखाया है। नाउ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, ये समझे बिना आप इतिहास क्या है या फिर इतिहास पढ़ने के लिए जा ही नहीं सकते। एंड दैट्स आपको पहले हिस्ट्री का एक मतलब समझना पड़ेगा। ये मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आई एम क्वाइट श्योर अगर आप बाहर मार्केट में जाओगे और हिस्ट्री ऑप्शनल के 2-4 बच्चों से भी पूछोगे ना भाई हिस्ट्री का मतलब बताओ, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे। और इसका क्लासिक एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही खड़ा है, मैं खुद। मुझे ये वाला सवाल जो है बेसिकली आया था मेरे लास्ट इंटरव्यू में 2018 में, जिस टाइम पे मैंने 300 प्लस मार्क हिस्ट्री ऑप्शनल में स्कोर किए हैं। इंटरव्यू में बैठा और मुझसे सवाल आया कि ये वर्ड हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री काफ़ी बायस है, वाई इट इज़ हिज स्टोरी। भाई ये हर स्टोरी होना चाहिए ना, या फिर कोई जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए, क्योंकि फीमेल पैनल था। मेरी तो नैया डूब गई ना। अब मैं वहाँ पे बैठे बैठे बताऊँ तो बताऊँ क्या? क्वेश्चन तो वैलिड था कि ये हिज स्टोरी क्यों, भाई हर स्टोरी होनी चाहिए, डोंट यू थिंक? तो पहले तो भाई मैंने इसको जस्टिफाई करना ट्राई किया कि हिज स्टोरी क्यों है। फिर मैंने इसके बाद जो है बेसिकली ये जो है बेसिकली मेरा स्टैंड बदला और मैंने उसको जस्टिफाई किया कि नहीं भाई हर स्टोरी भी होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली डिस्कशन बॉयल डाउन कहाँ पे हुआ कि कोई ना कोई तो हिस्ट्री को जो है बेसिकली जेंडर न्यूट्रल वर्ड जो है वो होना चाहिए। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन होने के बाद जो है दैट पर्टिकुलर लेडी जो बेसिकली मेरे इंटरव्यू की चेयरपर्सन थी, शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी एंड आई कुड सेंस इट, बट मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। इट अल्टीमेटली मुझे बाहर आने के बाद पता चला, जब मैंने एक्चुअल में सर्च किया कि हिस्ट्री का भाई मतलब क्या है। एंड देन आई रियलाइज कि आई वॉज इन अ ट्रबल। एंड फिर वो हुआ भी इंटरव्यू में। अल्टीमेटली आई एंडेड अप गेटिंग 139 मार्क्स। बिकॉज क्या हुआ, लैक ऑफ नॉलेज जो है बेसिकली वहाँ पे शो हुआ। एंड लैक ऑफ नॉलेज सिर्फ शो ही नहीं हुआ, उसको मैंने डिफेंड करने का भी ट्राई किया रैदर देन एक्सेप्टिंग कि भाई मेरे को नहीं पता। एंड ये क्यों? बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ कि यार मेरे को 2017 में भी 297 मार्क्स थे हिस्ट्री में, तो मेरे को तो सब कुछ आता है। एंड देयर आफ्टर आई रियलाइज कि हिस्ट्री का जो मतलब जो है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आपके प्रिपरेशन का कोई फायदा ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं तो इधर प्रीलिम्स में या फिर इंटरव्यू में या फिर इवन मेंस में ये वाला जो चीज़ है डूबेगा ही डूबेगा। एंड ऐसा आपको हिस्ट्री का मतलब मत पता होना चाहिए कि हिस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है। तो हिस्ट्री का जो मतलब है, इट इज बेसिकली ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मतलब क्या होता है? तो हिस्टोरिया मतलब बेसिकली क्वेश्चन या फिर जजमेंट। तो हिस्टोरिया का मतलब होता है कि भाई आपको इंक्वायरी करनी है एंड इंक्वायरी से आपको कुछ जजमेंट जो है बेसिकली निकालने हैं। सिंस ग्रीक हिस्टोरियंस वर द अर्लीस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने हिस्ट्री को एज अ रैशनल साइंस डेवलप किया, एंड दैट्स फिर हिस्ट्री जो है उसका वर्ड हिस्टोरिया से ही ट्रेस किया जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज स्टोरी या फिर हर स्टोरी या फिर कोई जेंडर न्यूट्रल वर्ड। ये हिस्टोरिया है। एंड हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? टू एनक्वायर फ्रॉम द पास्ट इवेंट। अगर आपको यही चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है देन फिर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 प्लस तो छोड़ो, 250 प्लस आना जो है वो भी काफ़ी दिक्कत भरा ही होने वाला है। अब ये क्यों? उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मतलब हमारे पास एक बुक है कॉल्ड एज महाभारत, या फिर हमारे पास एक बुक है कॉल्ड एज रामायण। अब रामायण है एंड आफ्टर महाभारत है। ये तो भाई इंडिया के काफी बड़े बुक है। रामायण हम लोगों को राम भगवान की स्टोरी बताता है, महाभारत हम लोगों को कौरव पांडव का एक भीषण युद्ध हुआ था उसकी स्टोरी बताता है। बट आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, आई एम क्वाइट श्योर आप में से कोई बंदा जो यहाँ पे BA का भी बैठा है, MA का भी बैठा है, कभी महाभारत क्यों नहीं पढ़ा आपको? या फिर कभी रामायण जो पढ़ा क्यों नहीं? आपको पता है क्यों नहीं पढ़ा है? ये आपको नहीं पता है बिकॉज आपको हिस्ट्री का मतलब ही नहीं पता। हिस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली व्हाट टू एनक्वायर फ्रॉम द पास्ट इवेंट। एंड टू एनक्वायर फ्रॉम द पास्ट इवेंट मतलब अब जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट देखने के लिए हमारे पास तो कोई टाइम मशीन है नहीं, तो हम लोगों को पास्ट के लगते हैं सोर्सेस। एंड ये सोर्सेस जो है दे कैन बी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दे कैन बी लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब आपने कभी हड़प्पा की बात सुनी होगी कि धोलावीरा मिल गया भाई, राखीगढ़ी मिल गया भाई। एंड वैसे ही फिर अगर हम लोग लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो आपने ये सुना होगा कि भाई महाभारत है, रामायण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने कभी सुना होगा। तो ये जो सोर्सेस होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो छुपी रहती है। एंड फिर ये जो इन्फॉर्मेशन जो है आपने पढ़ ली, एंड पढ़ने के बाद अगर आपने उसको सच मान लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ लड़का कोई नहीं है या फिर बेवकूफ़ लड़की कोई नहीं है। क्यों नहीं है?
बिकॉज फिर आप हिस्ट्री में नहीं जा रहे हो। हिस्ट्री का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि इंक्वायरी और नॉलेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। तो आपके पास जो सोर्सेस होते हैं आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी, इसको आपको पहले इंक्वायर करना पड़ता है, भाई ये सच है कि नहीं। एंड अगर ये सच नहीं है तो आप उसको सच नहीं मानोगे, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर पकड़ लो, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी का राइट हैंड आदमी हूँ एंड मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ, आपको लगता है मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी चीज़ उसमें डालूंगा? आपको लगता है मैं नरेंद्र मोदी जी की क्रिटिसिज्म वाली कोई भी बात उसमें डालूंगा? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बुरे काम किए होंगे मैं वो उस बुक में डालूंगा? एब्सोल्युटली नहीं। बिकॉज बुक लिखने के पीछे मेरा एक पर्पज़ है। मैं नरेंद्र मोदी जी का आदमी हूँ, बुक अच्छा हुआ देन ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी जो है मुझे शाबाशी देंगे, अच्छा गवर्नमेंट पोस्टिंग, अच्छा पैसा मिलने के चांसेस है वो बढ़ेंगे। एंड दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम विद द लिटरेरी सोर्सेस। ये सेम प्रॉब्लम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ भी होते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब अगेन टेक एन एग्जांपल, अब नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्लियामेंट बनवाया, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाया। अब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब बेसिकली शिलान्यास हो रहा था या फिर इवन उद्घाटन मतलब ओपनिंग हो रहा था, मोदी जी के अलावा आपको आजू बाजू में एक और भी बंदा दिखा क्या? ना फोटो में दिखा, ना ही बेसिकली ओपनिंग में बेसिकली जो पत्थर वत्थर लगाते उसके ऊपर नाम लिखते उसमें आपको दिखाई देंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन हमेशा बायास्ड ही होती है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडर। एंड यही वाला एस्पेक्ट जो है, इसकी वजह से हमको पास्ट इवेंट जो है उसको फेस वैल्यू पे नहीं लिख लेना है, उसको हमको क्या करना है, इंक्वायर करना है कि भाई जो लिखा हुआ है वो सच है या नहीं है। वही वाला एस्पेक्ट तो हमको महाभारत और रामायण में भी करना है। अगर महाभारत में हमको ये चीज़ दिखाई दी है कि भाई इंद्रप्रस्थ है, कुरुक्षेत्र है या फिर इवन हस्तिनापुर है, ये सारी चीज़ें हमने मान लिया, कौरव है, पांडव है, ये भी हमने मान लिए, बट अल्टीमेटली महाभारत का वॉरफेयर हुआ जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे। मुश्किल लगता है राइट? सुनने के बाद ही 50 लाख की पॉपुलेशन उस जमाने में रहेगी क्या? शायद ही। उससे भी आगे जाके अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जो है उसने अर्जुन का रथ जो है बेसिकली वॉरफेयर के बीच में रोका और एक दिन जो है भगवद गीता बताए ना। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप वॉरफेयर के बीच में जब तीर भाले चल रहे हो उसके बीच में रथ रोक ही नहीं पाओगे आप, एंड प्रवचन देना तो दूर की बात है। एंड दिस इज व्हाट इंक्वायरी एंटेल्स। इंक्वायरी मतलब आपके पास जो सोर्सेस होते हैं पास के, एंशियंट एज वेल एज मिडिएवल, उसको आपको ये इंक्वायर करना जो है वो आना चाहिए। दैट इज द ट्रू इसेंस ऑफ द हिस्ट्री। अगर आप ये इसेंस ही नहीं समझे तो होगी सारी की सारी गड़बड़ी। ये इसेंस मतलब आपको क्रिटिक बनना पड़ेगा या फिर आपको एक बेसिकली एनालिटिकल बंदा जो है आप बनना पड़ेगा कि मेरे पास भाई एक सोर्स है एंड फिर वो सोर्स उठा के अगर मैं उसमें से कुछ पढ़ रहा हूँ या फिर सोर्सेज से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो भाई क्या गारंटी है कि वो इन्फॉर्मेशन सच है? तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड रिसर्च करने के बाद जो आपको आपकी एक थीसिस बनानी पड़ेगी एंड थीसिस आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट में रखनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में रखोगे तो बाकी के हिस्टोरियन आपका थीसिस पढ़ेंगे और कुछ काउंटर देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर काउंटर नहीं आता है या फिर हिस्टोरियंस मेजॉरिटी ऑफ देम एक्सेप्ट कि आपने जो वर्जन दिया है वो सही है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू वर्जन ऑफ द हिस्ट्री। एंड यही ट्रू वर्जन ऑफ द हिस्ट्री मतलब ही हिस्ट्री होता है। अगर हिस्टोरियन में डिबेट है, हिस्टोरियन आपका वर्जन सच नहीं मान रहे हैं तो बन जाता है क्या, माइथोलॉजी। एंड रामायण एंड महाभारत जो है ये बेसिकली स्टिल व्हाट, देन दे आर माइथोलॉजी। बिकॉज इसमें दी गई हुई स्टोरीज या फिर इसमें दिए हुए नैरेटिव्स, नैरेटिव्स का मतलब ही स्टोरीज होता है, ये स्टोरीज जो है अभी तक हम लोग सच नहीं मानते हैं, हम इनको दंत कथाएं मानते हैं कि भाई ये हुआ है या नहीं हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके पीछे के रीजन हम लोग ऑब्वियसली जब एंशिएंट एंड मिडिवल में जाएंगे तब देखेंगे कि प्रॉब्लम बथेरे है इसमें। प्रॉब्लम बथेरे इन द सेंस दैट कि एक इंडिया में राजा आता है, बड़ा बनता है, तो उसमें बेसिकली हमको एक टेंडेंसी दिखी है कि अपना लीनियज जो है तो राम भगवान से जोड़े या फिर हम लोग क्या करें महाभारत और रामायण के वॉरफेयर से जोड़े। तो वो क्या कर देता था, अपने पहले के लिखे हुए जो महाभारत और रामायण जो उसको बेसिकली खत्म कर देता था, अपने इरा में या फिर अपने कोर्ट में नए रामायण और महाभारत लिखवा देता था और अपने फैमिली को डायरेक्टली ट्रेस करवा देता था महाभारत एंड रामायण के लेजेंडरी हीरोज से। इसकी वजह से ओरिजिनल वर्जन अब हमारे पास है ही नहीं एंड हम लोगों को सही में नहीं पता कि ओरिजिनली एक्चुअल में महाभारत की वॉरफेयर में हुआ था क्या एंड क्या नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन टेंडेंसी या फिर टेंडेंसी ऑफ द इंडियन रूलर, जिनके वजह से अब ओरिजिनल टेक्स्ट खत्म हो चुके हैं एंड द टेक्स्ट दैट वी हैव गॉट ये हार्डली अब 1000 साल पहले की है।
जबकि महाभारत हुआ 3000 साल पहले, रामायण हुआ 5000 साल पहले। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वही मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि एक एकेडमिक डिसिप्लिन है ये। इसमें आपको करना क्या पड़ता है, आपको एक नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, मतलब बेसिकली एक थीसिस डेवलप करनी पड़ती है टू डिस्क्राइब या फिर एग्जामिन या फिर इवन क्वेश्चन एंड thereafter एनालाइज पास्ट इवेंट एंड इन्वेस्टिगेट देम। ये जो नैरेटिव आप रखोगे तो नैरेटिव के ऊपर फिर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल हिस्टोरियन जो डिबेट करेंगे, एंड डिबेट करने के बाद अल्टीमेटली असर्टन किया जाएगा कि एग्जैक्ट ट्रू वर्जन क्या है, एंड जो ट्रू वर्जन बनेगा वो बन जाता है आपका हिस्ट्री, एंड जो वर्जन को हम अभी तक ट्रू नहीं मानते हैं वो बन जाता है आपका मिथ। तो हिस्ट्री डिफर्स फ्रॉम मिथ इन दैट इट इज सपोर्टेड बाय द वेरीफाइबल एविडेंसेस। तो हिस्ट्री जो है उसमें आपको ये वेरीफाइबल एविडेंसेस लाने पड़ते हैं। जब तक आपके पास ये वेरीफाइबल एविडेंसेस नहीं है तब तक आप वो वर्जन को हिस्ट्री मान ही नहीं सकते। इज इट हिस्ट्री? देन इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज बेसिकली माइथोलॉजी। और ये ब्यूटी है हिस्ट्री की। ऐसा हो सकता है कि आज की माइथोलॉजी कल का हिस्ट्री बने, एंड देयर आफ्टर कल का हिस्ट्री जो आज का माइथोलॉजी बने। हमारे पास एग्जाम्पल भी है इसके। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम्राट अशोका। अब अशोका इंडिया का एंशिएंट टाइम में एक बहुत बड़ा किंग था, ये आपको पता है। बट डू यू नो कि 1838 एडी तक इंडिया में बेसिकली एक चीज काफी ट्रू मानी जाती थी कि अशोका जो इंडिया का नहीं है, श्रीलंका का किंग है। 1838 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक कॉलोनियल हिस्टोरियन है, उसने ब्राह्मी एंड thereafter खारोष्टी स्क्रिप्ट जो अशोका के टाइम पे चलती थी उसको डिसाइफर किया, मतलब उसको पढ़ना सीखा। एंड ये ब्राह्मी खारोष्टी स्क्रिप्ट जब डिसाइफर हुई तब जाके जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि भाई अशोका श्रीलंका का किंग नहीं है, अशोका इंडिया का किंग है। तो मतलब क्या हुआ कि 1838 तक इंडियन जो मान रहे थे कि भाई अशोका श्रीलंका का किंग है, ये हिस्ट्री था तब का वो ट्रुथ था। बट 1838 में कुछ नए वेरीफाइबल एविडेंसेस आए, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी खारोष्टी स्क्रिप्ट पढ़ना सीखा एंड इंडियंस को बताया कि देखो मैंने पढ़ना सीखा, एंड फिर अशोका आपका किंग है। तो 1838 बाद एक नई हिस्ट्री जो है वो आई, दैट इज अशोका इंडिया का किंग है। मतलब इसके पहले का जो वर्जन था 1838 के पहले का कि अशोका श्रीलंका का किंग है, वो बन गया माइथोलॉजी। और एक नई हिस्ट्री जो है दैट इज अशोका इंडिया का किंग है, ये क्या हो गई, जन्म में आ गई, या फिर ये एस्टेब्लिश फैक्ट जो है वो बन गई। एंड दैट्स व्हाई ये चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि हिस्ट्री जो है इट डिफर्स फ्रॉम द माइथोलॉजी, बट इसमें रिसर्च जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंसेजान प्रोसेस है, ये रिसर्च चलते रहेंगे। एंड जब तक वो रिसर्च सेटल डाउन नहीं होंगे तब तक जो बेसिकली हम लोग हिस्ट्री या फिर माइथोलॉजी इसकी डिबेट में हमेशा से ही जाते हैं। एंड ये होता है हिस्ट्री पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका। और यही तरीका जब आपको आप में इनकलकेट करना पड़ेगा कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में यही आपको करना है कि सबसे पहले आपको सोर्सेज देखना है। सोर्सेज मतलब लिटरेरी सोर्सेज आपके पास है, एंड आफ्टर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो पहले आप फैक्ट डेवलप करोगे, एंड फैक्ट डेवलप करने के बाद फिर डिफरेंट हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर क्या नैरेटिव दिए है, मतलब क्या स्टोरीज दी है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एंड दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू स्टडी हिस्ट्री, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू राइट आंसर्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड दैट इज द ओनली वे टू स्कोर मोर देन 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो ये चीज जो है ये अब आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने आप में इनकलकेट करनी पड़ेगी। ये जब तक आप इनकलकेट नहीं करते तब तक आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 मार्क्स नहीं आने वाले। थ्रू आउट आवर कोर्स जो आज के बाद जो चलने वाला है, हम तो मॉडर्न इंडिया से चालू करेंगे। तो सम ऑफ यू माइट बी हेटर ऑफ गांधी, सम ऑफ यू माइट बी सपोर्टर ऑफ बोस, सम ऑफ यू माइट बी हेटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सम ऑफ यू माइट बी सपोर्टर ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डज नॉट मैटर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं। तो हम गांधी पढ़ेंगे तो गांधी का क्रिटिसिज्म भी आएगा, गांधी के सपोर्ट में भी आर्गुमेंट आएंगे, आपको दोनों करने पड़ेगे। हम बोस पढ़ेंगे तो बोस के सपोर्ट में भी आर्गुमेंट आएंगे, बट उतना ही ज्यादा अपोज भी हम बोस को करेंगे। आर्गुमेंट दोनों के साइड में आने चाहिए। एंड सेम अप्लाइज फॉर नेहरू एंड इवन प्रेजेंट डे एनडीए गवर्नमेंट। जब तक ये क्रिटिकल रैशनैलिटी अब आप में डेवलप नहीं करते तब तक वो पेपर पे नहीं आने वाली है, एंड जब तक वो पेपर पे नहीं आएगी तब तक आपको 300+ मार्क हिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं आएंगे। तो हिस्ट्री ऑप्शनल क्या है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, इट इज अ क्रोनोलॉजिकल साइंस। एंड जब हम क्रोनोलॉजिकल साइंस बोलते हैं तो ये रट्टा मार के 300+ नहीं लाए जाते, ये एनालिटिकल बन के 300+ लाए जाते हैं।
इट इज़ बेसिकली द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आपको जो चीज़ पसंद है, आपका एज हार्डली 18, 20, 25 साल आज का है, बट ये 18, 20, 25 साल में आपके कुछ एस्टैब्लिश नोशन है, ये एस्टैब्लिश नोशन को चैलेंज करने का काम जो मैं थ्रू आउट लेक्चर करने वाला हूँ, आप वो कितना अच्छे तरीके से ले पाते हो, कितने अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको इतिहास कितने अच्छे से समझ में आया है, या फिर आपको इतिहास सही में समझ आया है या नहीं आया है, एंड वेदर यू आर एबल टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स और नॉट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द हिस्ट्री, की हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, तो दिस इज समथिंग दैट इज हिस्ट्री। एंड यही हिस्ट्री के फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, कि बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल, एक कल्चरल, एक टेरिटोरियल एंड देयर आफ्टर एक थीमेटिकल। ये कैटेगराइजेशन के बारे में हम लास्ट ओरिएंटेशन में बात करेंगे। तो लास्ट ओरिएंटेशन में हम लोग देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकल कैटेगराइजेशन क्या है, एंड देयर आफ्टर फिर कल्चरल कैटेगराइजेशन, दैट इज एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया, जो ये है क्यों। अगर ये क्लासिफिकेशन है तो कोई ना कोई तो हिस्टोरियन ने किया हुआ है, तो उसके पीछे के रीजन भी समझेंगे, एंड रीजन समझने के बाद ये भी देखेंगे कि भाई ये रैशनलाइज कैटेगराइजेशन है या नहीं है, या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत मन किया, एंशिएंट बना दिया, मीडिएवल बना दिया और मॉडर्न बना दिया। तो वो चीज भी हम लोग को समझनी है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन, जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ओरिएंटेशन रहेगा, उसमें उसके ऊपर जाएंगे। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज एग्जैक्टली हिस्ट्री, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इतिहास होता क्या है, तब तक आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई ओरिएंटेशन, ये सारे ओरिएंटेशन विल बी जस्ट लाइक एन एनलाइटनमेंट फॉर यू, कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसमें अगर आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेरे ओरिएंटेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये थोड़ी सी थिंकिंग वाली चीज होती है कि 300 प्लस चाहिए तो भाई वो कैपेबिलिटी का भी आपको बनना पड़ेगा। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो आपको कैपेबिलिटी भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो वही कैपेबिलिटी डेवलप करने का काम जो हम लोग ये ओरिएंटेशन सेशन में करने वाले हैं। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अभी 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेंगे आपको, देन यू विल टाइप इट आउट गाइज। ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू विल टाइप इट आउट। ओके, यस, आई विल गिव यू अ मिनट। एनी डाउट गाइज? चलो, क्लियर एवरीथिंग? गुड, बट स्टिल लेट्स वेट फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर बताएंगे। ओके, क्लियर है? चलो, परफेक्ट। ओके सर, एज यू हैव डिस्प्लेड पार्टीशन वाइज सिलेबस, आर वी गोइंग? यस, एब्सोल्युटली पार्टीशन वाइज ही जाना है, राइट? इसलिए तो ये ओरिएंटेशंस ना सारे उसमें समझ में आएगा आपको ये पार्टीशन वाइज हम लोग क्यों जाते हैं। तो आपका जो बैच है हम लोग मॉडर्न इंडिया से चालू करेंगे। पहले मॉडर्न इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर एंशिएंट इंडिया, फिर मीडिएवल इंडिया। गॉट इट? हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर विथ हिस्ट्री? आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर अलग नहीं करोगे। सबसे पहले तो ये टेंडेंसी आपको आपके दिमाग से निकालनी है। ये जीएस वाली टेंडेंसी है कि भाई हिस्ट्री अलग है ना, आर्ट एंड कल्चर अलग है। आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिस्ट्री ना, सिंपल, राइट? नोट्स मेकिंग कैसे, नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये नोट्स कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो और इसके ऊपर बात करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो आज के दिन नोट्स मेकिंग नहीं। ओके, दिस विल बी रिजर्व फॉर द लास्ट ओरिएंटेशन, तब तक आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? यस। एंड रही बात आर्ट एंड कल्चर की, देन ये टेंडेंसी जो है आपको थोड़ी सी दिमाग में जो है बेसिकली निकालनी पड़ेंगी, राइट? बिकॉज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है एग्जैक्टली? हम लोगों को एक ईरा उठाना है। ये ईरा जो है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने उठाया मौर्यंस। तो अगर मैंने मौर्यंस उठाया तो मौर्यंस में मैं पढ़ूंगा क्या? बताओ मुझे, व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी इन मौर्यंस? सबसे पहले जो है मुझे पढ़ने पड़ेंगे मौर्यंस के सोर्सेस क्या है भाई। तो मौर्यंस में कुछ लिटरेरी सोर्सेस है एंड मौर्यंस के कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। अब ये सोर्सेस से भाई मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे वो पढ़नी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन या फिर पॉलिटी, कि भाई मौर्यंस के किंग्स जो है वो कौन से थे एंड किंग्स की सारी पॉलिसीज जो है वो कौन सी थी। तीसरी चीज मुझे पढ़नी पड़ती है क्या? देन मौर्यंस का बेसिकली इकोनॉमी। इकोनॉमी में मुझे 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है कि एग्रीकल्चर कैसा था, देयर आफ्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बेसिकली कैसी थी, एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के बाद जो है मौर्यंस का एग्जैक्टली ट्रेड नेटवर्क जो है वो कैसा था। यही 3 चीजें क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस हमारे पास जब तक नहीं होता है तब तक बेसिकली आपके सोसाइटी का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या फिर इवन अ सर्टेन चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नॉन अग्रेरियन बन ही नहीं सकता। टेक एन एग्जाम्पल, आज आप वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के सिखा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज सुबह नाश्ता हुआ है ना,
दोपहर का खाना भी प्लेट के ऊपर आने वाला है, आपको गारंटी है उसकी, बिकॉज आपके मॉम डैड कमाते हैं और आपको खाना खिला देते हैं। बट अगर कल मार्केट में ये खाना मिले ही ना, आपको फूड ग्रेन्स मिले ही ना, फिर आपको क्या करना पड़ता है? कोरोना के टाइम पे देख लेना, जब लोगों, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के शहरों में जॉब चले गए, लोगों ने क्या किया, काम धंधा जब चला जाता है तो शांति से फिर गाँव में चले गए, खेती बाड़ी करेंगे, खाना खाएंगे। तो दैट्स अ एग्रीकल्चरल सरप्लस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब तक आपके कंट्री में एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं है, आपके कंट्री में एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है नॉन अग्रेरियन नहीं बनेगी। ये नॉन अग्रेरियन पॉपुलेशन ज़रूरी होती है, बिकॉज पॉपुलेशन जब नॉन अग्रेरियन बनती है तभी आपके कंट्री में माल बनता है, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, गुड्स बनते हैं, एंड फिर यही गुड्स का जो आप ट्रेड करोगे, एंड ट्रेड से क्या करोगे, पैसा कमाओगे। एंड दैट्स वाई फिर किंग जो है उसकी एग्रेरियन पॉलिसीज हमको पढ़नी पड़ती है, उसने क्या क्या क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डेवलप की वो हमको पढ़ना पड़ता है। एंड देयर आफ्टर फिर वो पर्टिकुलर पीरियड में जो ट्रेड नेटवर्क डेवलप कैसे हुए इंडिया में वो हमको पढ़ना पड़ता है। एंड फिर इसके बाद जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली सोसाइटी। एंड जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में पोजीशन ऑफ द वुमन क्या थी, एंड पोजीशन ऑफ द लोअर वर्ण या फिर लोअर जाति जो है बेसिकली वो क्या थी। तो भाई सोसाइटी में ब्राह्मण जो है वही अपर क्यों बने, क्षत्रिय ही अपर क्यों बने, देयर आफ्टर पोजीशन ऑफ द वैश्य शूद्र वो डिटोरिएट क्यों हुई। इनके अलावा सोसाइटी में जो नॉन आर्यनिकल लोग थे वो कैसे थे, देयर आफ्टर पोजीशन ऑफ द वुमन कैसी थी। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली 1947 तक हम लोगों को आना रहता है, एंशियंट से लेके 1947 तक। तो 1947 में इंडिया में एक बहुत बढ़िया चीज़ बनी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 1950 में लागू हुआ। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको आज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सोशल लेजिस्लेशन जो है हमारे कंट्री के दिखाई देते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है कि यूसीसी इंडिया में होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो सही में होना चाहिए क्या? अगर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट इन कॉन्सोनेंस कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देन हु आर द प्रेजेंट जनरेशन या फिर हु आर यू एंड मी टू चैलेंज इट? क्या आपने कभी समझा है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने इंडिया बनाया वो इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज टाइम इज नॉट राइट। सो डू यू रियली थिंक राइट नाउ द टाइम इज राइट? तो ये चीज़ें जो है उसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा? एंशियंट में, मिडिएवल में सोसाइटी जैसे डेवलप्ड हुई वैसे ही पता चलेगा। एंड दैट्स हम लोगों को ये सोसाइटी जो है वो भी करनी पड़ेगी। मौर्यंस, यहाँ पे मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया, मौर्यंस के बाद फिर गुप्ता, गुप्ता के बाद फिर राजपूताना, फिर उसके बाद में सल्तनत, फिर मुगल। अल्टीमेटली इंडिया के हिस्ट्री के ईराज हैं, एंड फिर इस ईराज में ये डेवलपमेंट कैसे हुई है जब आप समझोगे तो एक इवोल्यूशनरी नेचर आपको इंडिया के सोसाइटी का पता चलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे यूसीसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चांडालास, अनटचेबल, ये थे कौन, ये बने कैसे, एंड फिर इनकी कंडीशन इतनी डिटोरिएट क्यों हुई, वाई ब्राह्मण क्षत्रिय उनके पास ही इंडिया में सारी पावर है। तो ये सारे के सारे आंसर जो आपको इसी पर्टिकुलर एंगल में मिलेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट जो आपको पढ़ना पड़ता है ये बेसिकली होता है आपका आर्ट एंड कल्चर। जब मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूँ तो इसमें आता है आपका आर्किटेक्चर, इसमें आता है फिर आपका पेंटिंग, इसमें आता है आपका म्यूजिक, इसमें आता है आपका डांस, और इसी में आएगा आपका ड्रामा। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बेसिकली लिटरेचर। एंड देयर आफ्टर फिर रिलीजियस डेवलपमेंट या फिर रिलीजन से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है तो होता है बेसिकली फिफ्थ डायमेंशन ऑफ योर स्टडी, कि आपको ये फिफ्थ डायमेंशन फिर उठाना है, एंड ये फिफ्थ डायमेंशन जो अल्टीमेटली पढ़ना है। तो ये अप्रोच आपके दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए कि यू आर एन ऑप्शनल स्टूडेंट नाउ। तो जीएस के बहकावे में नहीं आना है कि आर्ट एंड कल्चर अलग है और हिस्ट्री अलग है। हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर होता है। जब एक राजा होता है या फिर किंग होता है उसका एक हीरा है, जैसे मौर्यन है तो मौर्यन के हमने लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे, तो उससे हमको फिर ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड देयर आफ्टर कल्चरल, मतलब आर्ट एंड कल्चर की इन्फॉर्मेशन। एंड अल्टीमेटली ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपका 6th पॉइंट आता है विच इज नॉट द लीस्ट, इज बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियंस का फिर ये इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है भाई। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थशास्त्र बताता है कि मौर्यंस की इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, तो अर्थशास्त्र ने बताया और हमने माना तो हम बेवकूफ़ है ना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो मौर्यंस के लिए काम कर रहा है ये थोड़ी ना मानेगा कि इकोनॉमी डूब रही है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कभी मानेगी क्या इकोनॉमी डूब रही है? नहीं मानेगी। दैट इज द केस। तो हिस्टोरियन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि भाई मौर्यंस बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जो है एकदम बढ़िया चल रही है, तो हिस्टोरियन फिर रिसर्च करेंगे कि इकोनॉमी सही में बढ़िया थी क्या, कोई और सोर्स हमारे पास अवेलेबल है क्या। देयर आफ्टर मेटल कितना हम लोगों को यहाँ पे मिला है, मेटल में हमको कॉपर ज़्यादा मिला है या गोल्ड ज़्यादा मिला है।
दैट इज द पैरामीटर जिससे आप फिर ये असर्टन कर सकते हो कि जो बुक में लिखा हुआ है वो सच है या नहीं है। तो दैट्स आर्ट एंड कल्चर आपको कभी सेपरेट नहीं पढ़ना रहता है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिस्ट्री जो आपका हिस्ट्री में ही कवर अप हो जाएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके संस्कार, यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे जल्दी से। परफेक्ट, राइट, गुड, टेक अ मिनट मोर, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो बताओ। हाँ, नोट्स मेकिंग का तो मैंने आपको बता दिया, राइट। नोट्स मेकिंग का हम लोग लास्ट सेशन में देखेंगे, सब कुछ पहले ही सेशन में तो नहीं बताऊंगा ना दोस्त में, राइट। कुछ कुछ चीजें जो है थोड़े से बाद वाले सेशन के लिए भी रखोगे, राइट। यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ अगर डाउट होगा तो डू लेट मी नो। क्लियर, चलो परफेक्ट, आई विल मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़ ले, राइट, सिंपल। ओके, सो आगे बढ़ लेते हैं। पर्सनल मेंटरशिप नहीं होती है बेटा ऑप्शनल के कोर्सेज में, राइट। सो आई एम द पर्सन फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, ठीक है। चलो परफेक्ट, विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं फिर धीरे धीरे। नाउ बेसिकली आगे जाने से ये जो है बेसिकली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई शैल वी स्टडी हिस्ट्री। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग ओरिएंटेशन में आज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो आपको एवरी नाउ एंड देन जो है बेसिकली आएगा ही आएगा, एंड स्पेसिफिकली इंटरव्यू में तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। तो दैट्स आपके पास एक जनरल आंसर्स होने ही चाहिए समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड कि हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ा क्यों जाता है। जब तक आप ये इतिहास पढ़ा क्यों जाता है ये नहीं समझोगे तब तक अल्टीमेटली आपको पूरे के पूरे इतिहास पढ़ने का मजा जो है आने वाला ही नहीं है। The entire purpose of today's orientation is basically take out that rectification tendency out of you. ये चीज़ें हमारे भी दिमाग में थी एक ज़माने में। I have gone through your position, so I know कि बच्चे में हमेशा से ये टेंडेंसी होती है मैं सब रट लूँ, इतिहास का मतलब ही रट्टा है। तो इतिहास का मतलब रट्टा नहीं होता है, एंड यही आई गेस मैंने आपको समझा तो दिया है पहले आधे एक घंटे में जितना भी मैंने आपको इतना जो बताया उसमें। तो वही वाला चीज़ जो उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि इतिहास फिर पढ़ना क्यों है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इतिहास जो पढ़ा क्यों जाता है तब तक बेसिकली आपको इतिहास पढ़ने में जो है मज़ा नहीं आएगा। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले जो जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस जो बेसिकली क्यों होते हैं एंड देयर आफ्टर कैसे होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला जो एस्पेक्ट जो है सोसाइटी में चेंजेस का जो आपको आज इंडिया में नज़र आएगा कि इंडिया इज़ बेसिकली अ सेक्युलर कंट्री, एंड फिर ये सेक्युलर कंट्री के खिलाफ जो है बेसिकली इंडियंस में आजकल गुस्सा है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो भाई एक हिंदू राष्ट्र बना दो, एंड हिंदू राष्ट्र में बेसिकली हिंदू लोग जो है फिर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, सेक्युलरिज्म में मज़ा नहीं है। ये क्यों है? ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया का इतिहास जो है वो पढ़ोगे। देयर आफ्टर फिर ये वाली चीज़ जो है उसमें आपको एक चीज़ हमेशा से ही नजर आएगी कि देयर इज अ पैल्पेबल टेंशन या फिर पैल्पेबल हेट्रेड टुवर्ड्स द इस्लामिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड फिर ये पैल्पेबल टेंशन या फिर हेट्रेड अगेंस्ट इस्लामिक सोसाइटी ये फिर आप में और हम में है या फिर हमारे मॉम डैड देयर आफ्टर 8-10 जनरेशन से भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आपने पूरा इतिहास जो है सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आज 2023 चल रहा है, आज से लगभग 1000 साल पहले दैट इज 1030 1000 साल पहले रफली अल बरूनी नाम का एक ट्रैवलर जो है बेसिकली इंडिया में आया था। ही वॉज अ पर्शियन ट्रैवलर जिसने इंडिया में आके एक बुक लिखा था दैट इज किताबुल हिंद। काफ़ी सिग्निफिकेंट बुक है, जब हम मीडियल में जाएंगे तो हमारा पूरा एक लेक्चर जो है बेसिकली बुक के ऊपर चला जाएगा। तो किताबुल हिंद जो है इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट वेरीफाइबल एविडेंस जहाँ पे इस पर्सन ने दैट इज ये जो है अल बरूनी उसने लिख के रखा है कि देयर इज अ पैल्पेबल टेंशन इन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, एंड उसका एक रीज़न भी उसने दिया है कि ये टेंशन इसी के वजह से है बिकॉज ऑफ द परपेचुअल इस्लामिक इन्वेजन, और ये इस्लामिक इन्वेडर्स जो बेसिकली टेम्पल तोड़ रहे थे उसके वजह से। एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड रफली 1000 साल के बीच हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी में झगड़े हुए, थॉ मतलब टेम्पररी, पीस हुआ, वापस से झगड़े जो है वो चलते ही रहे। अल्टीमेटली इट ऑल विल बॉइल डाउन इन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देयरआफ्टर मुस्लिम लीग। इनका पॉलिटिक्स भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, एंड इनके पॉलिटिक्स में आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग नेशनलिज्म की बात करेंगे तो नेशनलिज्म में अल्टीमेटली मुस्लिम लोग आते क्यों नहीं थे? ये आते इसलिए नहीं थे बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ भयंकर गलतियाँ की, एंड ये गलतियों में हिंदू नेशनलिज्म जो उन्होंने डेवलप किया। भारत एक माता है, वो माता के लिए आपको बेसिकली सुप्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इंडिया में राम राज्य आना चाहिए। तो ये सारे जो कंसेप्ट जो हिंदू नेशनल लीडर्स ने डेवलप किए इसके वजह से मुस्लिम सेक्शन जो कभी नेशनल बन ही नहीं पाया।
अब ऑब्वियसली अगर आप ब्रिटिश राज की बात करोगे उस टाइम पे इंडिया या फिर नेशनलिज्म वाला कंसेप्ट जो है लोगों में इतना नहीं था, तो आपको वो डालना था। एंड डालने के लिए अगर आपने हिंदू मीन्स का सहारा लिया, हिंदू रिलीजन में नए नए फेस्टिवल चालू करवाए, अपने फेस्टिवल के साथ साथ जो पॉपुलेशन जमी थी उनको इंडिया को एज अ मदर गॉडेस बताने का काम किया, जो मुस्लिम सेक्शन को अच्छा नहीं लगने वाला था, तो आपने उनको कभी इंडिया के पार्टिसिपेशन में या फिर नेशनल मूवमेंट में लाया ही नहीं। एंड ऐसा जो झगड़े 1000 साल के लिए चल रहे थे अल्टीमेटली रिजल्ट में किसमें आए, देन पार्टीशन में। एंड पार्टीशन में अल्टीमेटली फिर ऐसे क्या लिमिटेशन हुआ है कि नेहरू, गांधी, पटेल एंड बोस की लीडरशिप को इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा। एंड ये सेक्युलरिज्म सही में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से ही रिलेटेड था या फिर विद इन हिंदू रिलीजन जो दलित क्लास है या फिर जो डिप्रेस क्लास है उनसे भी रिलेटेड था। बिकॉज फॉर योर इंफॉर्मेशन, दलित क्लास के जो लीडर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल के लिए संघर्ष किया है टू प्रूव कि दलित पीपल या फिर लोअर कास्ट, लोअर जाति, लोअर वर्ण पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। एंड अंग्रेजों ने बाय एंड लार्ज ये चीज मान भी ली थी कि कास्ट हिंदूज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपर जाति, अपर वर्ण लीडरशिप अलग है, एंड आफ्टर डिप्रेस क्लास ये सेपरेट रिलीजन है। एंड फिर ये चीजें क्यों हुई फिर इंडिया में, एंड देयर आफ्टर ये सेक्युलरिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिलीजन से ही एसोसिएटेड है या फिर इवन विद इन हिंदू रिलीजन इट इज एसोसिएटेड। अब जब तक ये चीज नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो सुप्रीम लीडरशिप थी इंडिया के एट दैट टाइम, इंक्लूडिंग पटेल, नेहरू, गांधी एंड इवन बोस, ऑल ऑफ देम वांटेड दिस पर्टिकुलर इंडिया, नॉट दिस इंडिया। तो अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हो या फिर अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो कुछ इनहेरेंट फॉल्ट लाइन्स है भाई। इनहेरेंट फॉल्ट लाइन्स मतलब ये चीज की वजह से इंडिया कोलैप्स हो सकता है। इंडिया जो बनी बनाई कंट्री है जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, टेररिज्म है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है, नक्सलाइट मूवमेंट बैठा हुआ है, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी के झगड़े यहाँ पे किसी से छुपे हुए नहीं है। तो ये सारे झगड़ों के बीच में अगर आपने एक और झगड़ा चालू करवा दिया दैट इज हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो भी एकदम सुप्रीम लेवल पे, या फिर हिंदू वर्सेस दलित का, वो भी एकदम सुप्रीम वर्जन पे, तो उसका इंडिया को लॉस ही होने वाला है। तो ये अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द सोसाइटी जो है वो आपको हिस्ट्री से ही समझ में आएंगे। हिस्ट्री विल मेक यू रैशनल एंड हिस्ट्री विल मेक यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द इंडियाज लीडरशिप, कि जो चीजें सोसाइटी में लाई जा रही है वो क्यों लाई जा रही है एंड वो लानी जरूरी है क्या। अगर वो अभी लाई जा रही है तो पहले से वो क्यों नहीं है, एंड फिर पहली वाली लीडरशिप जो है क्यों इन सारी चीजों के इतना अगेंस्ट थी। तो ये चीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इतिहास को इन डिटेल पढ़ोगे। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उसके सारे के सारे प्रॉब्लम या फिर उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ पे छुपा है, एंशिएंट पास्ट में सारा का सारा जो है छुपा हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एथिक्स आया हिस्ट्री, ये सबसे क्रूशल है। ये सबसे क्रूशल है मतलब इंडिया में हर एक बंदे को प्रॉब्लम है करप्शन का। एवरीबडी नो कि करप्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर कंट्री। जब आप GS3 में जाओगे, GS4 में जाओगे तो ये पढ़ोगे भी कि इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द करप्शन इन आवर कंट्री। बट क्या आपको पता है ये इंडिया में करप्शन है क्यों? ये करप्शन इसी वजह से है बिकॉज इंडिया में लोग गांधी को कम मानते, चाणक्य को ज्यादा मानते हैं। अब ये थोड़ा सा प्रूव भी करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। जब हम लोग आचार्य चाणक्य की बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य का वही कहना है, क्या कहना है भाई, कि भाई साम दाम दंडभेद होना चाहिए। ये आपने सुना भी होगा। एंड फिर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन जो इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं कि साम दाम दंडभेद जो है बेसिकली ये वाली पॉलिसी सबसे बढ़िया है। कि आपका जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली आपको एक चीज अचीव करनी है, दैट इज बेसिकली एंड है आपका ये। एंड ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको कुछ साधन लगते हैं, दैट इज मीन्स लगते हैं। एंड फिर ये मीन्स क्या है, देन आपके बेसिकली क्या है, सारा क्या सारे साम दाम दंड एंड भेद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बट भाई अगर आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लेके बैठोगे देन ऑब्वियसली यू आर योरसेल्फ अ करप्ट पर्सन। यू आर योरसेल्फ अ करप्ट पर्सन इन द सेंस दैट कि बाहर जाके आप करप्शन को गाली डालते हो एंड जब आपको मौका आता है तो आप सबसे पहले करप्शन करते हो। कि गवर्नमेंट से अगर कोई डॉक्यूमेंट निकालना है पैसे दो, अगर कोई ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ा पैसे दो, देयर आफ्टर फिर अगर कोई बेसिकली टेंडर चाहिए पैसे दो। ये ऑर्डिनरी इंडियंस में ये इतना सारा करप्शन आया कहाँ से? ये करप्शन किसी ने सिखाया तो नहीं इन लोगों को। एंड फिर करप्शन को बाहर गालियां डालो एंड देयर आफ्टर अंदर खुद करप्ट बनो, ये दोगलापन भी कहाँ से आया? इसका सिंगल हैंडेडली या फिर बिगेस्ट रीजन इज बेसिकली आचार्य चाणक्य एंड हिज फिलॉसफी इन आवर कंट्री। ये फिलॉसफी को इंग्लिश में एक लाइन में बोला जाता है कि एंड जस्टिफाई मीन्स।
मतलब आप साधन जो है, मीन्स जो है वो कोई भी इस्तेमाल करो, अगर आपका एंड अचीवेबल है तो ऑब्वियसली फिर आपके मीन्स जो है उसके ऊपर कोई भी उंगली जो है वो नहीं रखेगा। एंड ये चीज आपको इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट होम मिनिस्टर के ऊपर आप लगा के भी देख सकते हो कि अल्टीमेटली मोदी एंड अमित शाह की जो लीडरशिप है उसको नॉर्थन बेल्ट प्रिसाइजली जो है सुप्रीम क्यों मानता है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बिकॉज ये एटीट्यूड दैट इज चाणक्यन एटीट्यूड लोगों में इतना भर चुका है, गेट रिच क्विक एटीट्यूड, या फिर अपना ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप कुछ भी करो, कितना भी गंद लेवल पे जाओ, इट डजेंट मैटर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिक्योर हो रहा है तो भाई कोई आपके ऊपर उंगली नहीं रखेगा कि आपने क्या साधन या फिर व्हाट मीन्स यू हैव एडॉप्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में ये अंडर करंट ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट हमेशा रहता है कि आप चाणक्य नीति खेल रहे हो या फिर आप गांधीवाद के ऊपर टिके हुए हो। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस क्वाइट इजीली बिकॉज दे पले बड़े लोग हैं। ऑर्डिनरी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आवर कंट्री समवेयर डाउन द फ्यूचर। तो ये चाणक्यवाद है कि भाई एंड जस्टिफाई मीन्स, एंड एंड जस्टिफाई मीन्स में फिर बाय फेयर मीन्स और फाउल, दैट इज साम दाम दंड भेद, आप बस अपना एंड अचीव करो, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी को तो काउंटर अल्टीमेटली गांधी जी करना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई गांधी का नाम जो है मॉडर्न इंडिया में सबसे ऊपर भी रखा जाता है। गांधी का वही कहना था कि भाई देखो आपका एक एंड है, अगर आपको ये एंड अचीव करना है देन आपके जो मीन्स जो होते हैं ये मीन्स जो है हमेशा फेयर होने चाहिए। अगर आपने कोई भी फाउल मीन अगर अडॉप्ट कर लिया देन आपका एंड जो है वो आपको ले डूबेगा, एंड का कोई मजा ही नहीं रहेगा। एंड गांधी जी ने ये पूरी की पूरी फिलॉसफी नेशनल मूवमेंट के ऊपर लगा के रखी थी कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी जो है दैट इज फाउल एक्टिविटी जो है वो अंडरटेक करेंगे। बिकॉज अगर हम लोगों ने वॉयलेंट एक्टिविटी अंडरटेक की तो ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में वो एक्टिविटी जाएगी, एंड देयर आफ्टर उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगा इंडिया का इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, अगर वो लोगों को अच्छा नहीं लगा लोग उसके खिलाफ भी हथियार उठाएंगे। अमेरिका में हो चुका है, फ्रांस में हो चुका है, रशिया में भी वही चीज हो चुकी है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड ये दोनों चीजों में बेसिकली एक थिन लाइन है कि एंड जो है बेसिकली अगर आपको अचीव करना है तो आपके मीन्स जो है वो काफी अच्छे होने चाहिए, बढ़िया तरीके से होने चाहिए, जिसका एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है आपकी कंट्री में नहीं होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीन्स जस्टिफाई एंड। मीन्स जस्टिफाई एंड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साधन सही है तो फिर जो एंड रिजल्ट जो होगा वो एंड रिजल्ट जो है वो भले ही आपके मन के हिसाब से ना हो बट फिर भी जो है वो सही ही रहेगा या फिर अच्छा ही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई गांधी इज बेसिकली वन ऑफ द सुप्रीम लीडर इन आवर कंट्री कि उन्होंने बेसिकली इंडियंस में ये रैशनल थिंकिंग डालने की जो ट्राई की उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर पड़ा। एंड आज आप या फिर मैं या फिर कोई भी बंदा गांधी को टकलिया बोले, गांधी जी को डिराइड करे या फिर गांधी जी को जो गाली डाले, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी सहन नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आपके खिलाफ अन्याय किया है तो कोई जो है बेसिकली बंदूक उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर गोलियां नहीं चलाता है, पीसफुल धरना देता है। एंड फिर ये धरना अगर वॉयलेंट हो जाता है तो ऑर्डिनरी इंडियंस को ये अच्छा भी नहीं लगता। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर जब तक शांत बैठे थे, लोगों का सपोर्ट था, रेड फोर्ट पे अटैक हुआ, लोगों ने गाली डालना चालू की। सिमिलरली टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द लड़कियों वाला प्रोटेस्ट। लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा रही थी, पीसफुल था, लोगों ने भी देखा। जैसे ही पुलिस ने एट्रोसिटी कैरी आउट की देन देयर वाज अ ह्यूज आउटक्राई अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो वॉयलेंस जो है दैट इज बेसिकली दंड एंड देयरआफ्टर भेद, ये वाले जो एटीट्यूड जो है बेसिकली लोगों से निकालने का काम जो है ये गांधी जी ने किया। देन दैट्स व्हाई गांधी जी की जो फिलॉसफी है ये इंडिया में आज के टाइम पे वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिलॉसफी मानी जाती है। ये एथिक्स, ये वाला जो एस्पेक्ट है, रैशनल एथिक्स वाला एस्पेक्ट, जब तक आप लोगों में इनकलकेट नहीं करते तब तक आपका ये करप्शन वाला प्रॉब्लम जो है वो कभी नहीं छूटने वाला है। इंडिया विल रिमेन अ करप्ट कंट्री, इट हैज बीन अ करप्ट कंट्री बिकॉज अल्टीमेटली चाणक्य नीति एंड चाणक्य का एक ह्यूज इम्पैक्ट जो है इंडिया के सर के ऊपर अभी भी नाच रहा है। वो जब खत्म होगा तभी तो जाके अल्टीमेटली इंडिया जो है वो करप्शन मुक्त बनेगा। एंड जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि गांधी कौन था, उसने भाई ऐसा क्या किया, एंड चाणक्य कौन था, एंड व्हाई चाणक्य शुड नॉट बी देयर इन आवर कंट्री, तो ये वाली चीज जो है तब तक आपको इंडिया के जो एथिकल प्रॉब्लम है कि जो रेप इंडिया में हो रहे हैं, रेप के साथ साथ इंडिया में बढ़ते हुए क्राइम रेट हो सकते हैं, या फिर इंडिया में जो बढ़ता हुआ करप्शन हो सकता है,
इंडिया में जो बढ़ता हुआ वॉयलेंस हो सकता है, ये सारी चीजें का जड़ जो है बेसिकली यहाँ पे ही आपको ट्रेस होगा एज फार एज एथिक्स इज कंसर्न। बिकॉज फिर बचपन से ही वो बच्चे को घर के लेवल पे ही ये एटीट्यूड जो है डेवलप करवाया जाता है, एंड वो जो इररेशनल एटीट्यूड है, गेट रिच क्विक एटीट्यूड है, साम दाम दंड भेद वाला एटीट्यूड है, वही इंडिया को ले डूब रहा है। एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि एथिक्स का हिस्ट्री जो है बेसिकली एग्जैक्टली है क्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, पास्ट टीचर्स अस अबाउट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला क्रीमियन वॉरफेयर, मतलब बेसिकली रशिया एंड यूक्रेन का ही वॉर ले लेना। तो रशिया एंड आफ्टर यूक्रेन का जो वॉर हुआ, उसके बाद में आपने ये गोदी मीडिया देखी होगी कि रशिया जो है बेसिकली 7 दिन में यूक्रेन को खत्म कर देगा, रशिया जो है 10 दिन में यूक्रेन को खत्म कर देगा। अल्टीमेटली 1 साल बाद रशिया हार के कगार के ऊपर खड़ा है। बट आपको पता है क्या, वेस्टर्न कंट्रीज जो इतनी शांत क्यों बैठी, या फिर वर्ल्ड मीडिया जो है बेसिकली इतना शांत क्यों बैठा डिस्पाइट रशिया अटैकिंग यूक्रेन? ये शांत बैठने के पीछे एक ही रीजन था कि इट इज हिस्टोरिकली प्रूवन कि जो वर्ल्ड पावर ये एरिया में आती है, वो वर्ल्ड पावर जो है वो हार ही जाती है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, इसको बेसिकली बैल्कन एरिया बोला जाता है, एंड बैल्कन का ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्रीमिया। एंड ये क्रीमिया वाला एरिया रशिया को अब ऑलमोस्ट 150 साल के लिए चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये जो दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर हुए, जो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे, यही रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन बैल्कन पेनिनसुला उसी की वजह से तो हुए। एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड पीपल या फिर वर्ल्ड मीडिया या फिर इवन वेस्टर्न कंट्रीज न्यू कि भाई रशिया कुछ भी करे ये वाले एरिया में जीत नहीं सकता, बिकॉज हिस्टोरिकली हार चुका है वो। पहली बार ट्राई नहीं किया रशिया ने ये वाला एरिया अपने अंदर लाने के लिए, रशिया ऑलमोस्ट 4 बार इसके पहले ट्राई कर चुका है। एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला पीरियड रशिया कभी यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हुआ। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूक्रेन रशिया के अंदर क्यों गया? बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट करके रखा था। एंड दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपके आजू बाजू में आज होती है, या फिर जो सारी की सारी चीज़ें जो बेसिकली हो रही है, उसका एक पास्ट प्रेसिडेंट, मतलब उसका एक एग्जाम्पल आपको पास्ट में मिलता ही मिलता है। पास्ट ऑलवेज टीचर्स अस अबाउट प्रेजेंट। एंड फिर अगर आपने ये चीज नहीं समझी कि प्रेजेंट जनरेशन में आप जो कर रहे हो, पाल जनरेशन एक बार कर चुकी है ना, हिंदू राष्ट्र इंडिया होना चाहिए, ये चीज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मान चुके थे 1910, 1920s, 1930s में। बट उसके बाद में फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे ही एंसेस्टर, आपके मेरे दादा, नाना, परदादा, इन्होंने सोचा कि भाई नहीं, इंडिया जो उसको सेक्युलरिज्म की तरफ जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड वही वाली चीज अब 100 साल बाद जो है प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द इंडियन कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो आज चाहते हो या फिर आप आज जो करना चाहते हो, उसका कोई पास्ट प्रेसिडेंट, मतलब पिछले जमाने में उसका कोई एक दाखिला है या नहीं है। एंड फिर इसी के वजह से आपको जो है बेसिकली प्रेजेंट में होने वाली सिचुएशन है वो पता चलेगी। रशिया यूक्रेन वॉरफेयर इज अ क्लासिक केस एग्जाम्पल। वेस्ट शांत था, वेस्ट यूक्रेन की मदद में ज्यादा नहीं गया, बिकॉज एवरीबडी नो कि रशिया डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू यूक्रेन एंड डिफीट इट परपेचुअली। इसके कुछ ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब देखेंगे। देयर आफ्टर फिर आपको डेली लाइफ पे बहुत सारे पजल आएंगे, जब से सबसे बड़ा या फिर एक क्लासिक केस पजल जो है बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, कि भाई इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। एंड यही रिजर्वेशन जो है वो इंडिया में आजकल आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही क्या है, एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर 299 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने अनैनिमसली अगर ये वाला प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, देन ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी होगी। अगर यूटिलिटी नहीं है तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है? एंड फिर यूटिलिटी समझने के लिए आपको इंडिया का पास भी समझना पड़ेगा। एंड मैं आपको अभी से ब्रीफ में बताऊंगा कि रिजर्वेशन क्यों है। रिजर्वेशन इसी वजह से है बिकॉज ट्रेडिशनल लेवल पे इंडिया का सोशल कॉम्पोजिशन ही वैसा है। 1931 में इंडिया में लास्ट सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस हुआ था। ये सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो है, ये इंडिया का आखिरी कास्ट सेंसस है जिसमें जाति के आधार पे जनगणना जो है इंडिया में कंडक्ट की गई थी। एंड फिर इसमें कुछ एक स्टार्क रियलिटीज जो है इंडिया में सामने आई। सबसे पहले ये इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस से पता चला कि 52% पीपल इन इंडिया आर ओबीसीज। देयर आफ्टर फिर 22.5% पीपल इन इंडिया जो है बेसिकली SC/ST है। इनका प्रिसाइज कॉम्पोजिशन अगर देखें तो 15% पीपल इन इंडिया आर SC एंड देयर आफ्टर फिर 7.5 पीपल इन इंडिया आर ST। मतलब क्या है, क्यूमुलेटिवली ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लोअर जाति एंड लोअर वर्ण।
तो ये इंडिया का एक सोशल कॉम्पोजिशन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ट्रेडिशनल लेवल पे वैदिक पीरियड ऑनवर्ड जो मल्टीपल पुराण, धर्मशास्त्रा एंड thereafter धर्म स्मृति लिखी गई है, उससे एक सिस्टमैटिकली जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है दैट इज लोअर जाति एंड thereafter लोअर वर्ण, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन को एजुकेशन एंड thereafter गवर्नमेंट जॉब जो है वो डिनाई किए गए हैं। आपको ये एग्जाम्पल जो है बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया में फैले हुए दिखाई देंगे। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ महाभारत इटसेल्फ। कर्ण जो है बेसिकली शूद्र बंदा है, पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही नॉलेज देता हूँ, आप शूद्र के बेटे हो, मैं आपको नॉलेज नहीं दे सकता। फिर कर्ण जो है भगवान परशुराम के पास जाते हैं एंड फिर वहां पे झूठ बोलते कि मैं ब्राह्मण हूँ। एंड thereafter जैसे उन्होंने झूठ बोला ब्राह्मण हूँ, ये पकड़ा गया, तो बाद में भगवान परशुराम ने शाप दे दिया कि भैया आपने जो बेसिकली विद्या हासिल की उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। नट शेल महाभारत आपको बताना क्या चाहता है कि अगर आप लोअर जाति लोअर वर्ण के हो तो आपको एजुकेशन का राइट नहीं है। अगर गलत तरीके से आपने एजुकेशन ले लिया तो एजुकेशन आपको कोई काम का नहीं आएगा, बिकॉज फिर ब्राह्मण आपको शाप दे देंगे। एवरीबडी नो ये शाप वाली जो चीज़ जो है वो बोगस चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट ये एक एग्जाम्पल, महाभारत का एक और एग्जाम्पल भी हमारे पास, एकलव्य। एकलव्य तो नॉन हिंदू पर्सन था, ही वॉज बेसिकली अ ट्राइबल पर्सन। तो ये तो आर्यनिकल सोसाइटी या फिर हिंदू सोसाइटी के बाहर वाला ही बंदा है। उसके साथ भी वही हुआ, अल्टीमेटली वो गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे। एंड जब उसने ऑब्जर्व कर करके विद्या ली, तो विद्या लेने के बाद उसका अंगूठा जो है वही काट लिया। तो इससे अल्टीमेटली महाभारत हमको बताना क्या चाहता है, या फिर ऑर्डिनरी लोगों को बताना क्या चाहता है कि अल्टीमेटली आप जो है बेसिकली आपको विद्या का अधिकार जो है नहीं है। महाभारत में एंड thereafter रामायणा में या फिर इवन वैदिक लिटरेचर में एक और चीज है जो नॉर्थ इंडिया में आज भी फॉलो होती है, दैट इज उपनयना। उपनयना मतलब सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, दैट इज जनेयू। जनेयू मतलब आप एक धागा पहनते हो, राइट। एंड फिर ये धागे का मतलब क्या होता है, ये धागा पहनते क्यों, बिकॉज द मोमेंट यू हैव दिस जनेयू, तो ये जनेयू जो है बेसिकली आपने पहनने के बाद जो है आप बेसिकली एजुकेशन ले सकते हो, आपका वैदिक नॉलेज जो है वो आपका चालू हो जाएगा। एंड ट्रेडिशनल लेवल पे ये राइट सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय के पास ही होता है, वैश्य एंड शूद्र डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ द राइट। तो मतलब आपने उनको एजुकेशन डिनाई किया। एंड देयर आफ्टर इवन कोर्ट में भी अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट इज एट एनी गिवन टाइम ऑफ बिगेस्ट एम्प्लॉयर, तो कोर्ट में भी आपको कभी भी शूद्र या फिर वैश्य से एसोसिएटेड पर्सनालिटी नहीं दिखाई देंगी। मतलब ऑलमोस्ट 2000 साल के लिए सिस्टमैटिकली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय ने क्या किया, जो लोअर जाति लोअर वर्ण जो थे उनको एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब जो है डिनाई किया। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ही वाज सो मच अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, कि पहले तो हम लोग जो है बेसिकली लोअर जाति एंड देयर आफ्टर लोअर वर्ण, ये हिंदू रिलीजन में थे ही नहीं। आपने हमको हिंदू रिलीजन में लाया एंड हिंदू रिलीजन में लाके एक सबसर्विएंट पोजीशन आपने हमारे लिए दे दी। एंड सबसर्विएंट पोजीशन कैसे भाई, तो डिनायल ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड डिनायल ऑफ एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब। एंड दैट्स अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया में रहे, पाकिस्तान में ना जाए, तो फिर आपको हम लोग को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। एंड इट वाज अ टैसिट अप्रूवल बाय द अपर जाति अपर वर्ण लीडरशिप की, दैट इज द फैक्ट। एंड फिर ये फैक्ट जो और एक एम्पिरिकल एविडेंसेस से प्रूव भी होता है कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना, इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 17% था। तो ये क्लियरली शो करता है कि लोअर जाति एंड देयर आफ्टर लोअर वर्ण जो 80% इंडिया के पॉपुलेशन है, उनको एक्सेस टू एजुकेशन ही नहीं है। आपने उनसे एजुकेशन निकाला, मतलब आपने उनसे बेसिकली इकोनॉमिकल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट के सारे राइट्स जो है वही आपने उनसे निकाल लिए। एंड फिर वो वाला बंदा जो है फिर एक परपेचुअल गरीबी में, परपेचुअल कंडेमनेशन में क्या हुआ, ढकेला गया। एंड दैट्स अ रिजर्वेशन 299 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। बट ऑब्वियसली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑर्डिनरी इंडियंस को ये हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, तो उनके खिलाफ हेट है। तो हेट है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। तो 2003 में लास्ट टाइम जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी, जब बेसिकली वेंकटचलिया कमीशन बना। इट वॉज अ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए। तो वेंकटचलिया कमीशन जो है बेसिकली उसके रिपोर्ट में जो आई, उसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ कि रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड वेंकटचलिया कमीशन जो है उन्होंने बोला था कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली चैलेंज हुआ कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए भाई, ये तो मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है, इसको निकालो।
तो वेंकटचालिया कमीशन के रिपोर्ट में कुछ हॉरिबल डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया। इन 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 139 लेवल के सेक्रेटरी ऑफिसर थे, IAS सेक्रेटरी, ये हाईएस्ट पोजीशन होती है। आप बेसिकली अंडर सेक्रेटरी से चालू करते हो, सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोजीशन बीइंग एन IAS ऑफिसर दैट यू विल गेट इन योर लाइफ। 139 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर में सिर्फ और सिर्फ 2 जो है बेसिकली SC और एक ST सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर था। एंड फिर इंडिया की पॉपुलेशन है 22.5% SC ST और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 3 लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो उसके बाद इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि एम्पिरिकल एविडेंसेस, मतलब लिखित एविडेंसेस आर स्टिल देयर कि रिजर्वेशन का इंटेंडेड बेनिफिट जो है अब तक मासेस में नहीं पहुंच रहा है। एंड फिर ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज यही अपर जाति अपर वर्ण वाली जो लीडरशिप है वो पहुंचा नहीं रही है। एंड जब तक वो नहीं जाता तब तक रिजर्वेशन इंडिया से नहीं हटेगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज पजल कि भाई ये क्यों है, मतलब हमको समझ नहीं आता कि भाई ठीक है ना, वो पहले हो गया, अब वो पहले हो गया उसको छोड़ दो, नया इंडिया है, नए तरीके से बढ़ेंगे। आपकी और हमारी थिंकिंग तो अच्छी है ना, बट बेटा पूरे के पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, सबकी थिंकिंग तो ऐसी नहीं होती है। एंड ट्रेडिशनल लेवल पे जहाँ जहाँ अपर जाति अपर वर्णशिप को मौका मिला है, उन्होंने तो लोअर जाति एंड लोअर वर्ण को सप्रेस ही किया है, वैसे एविडेंसेस हमको दिखाई दिए हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस रिजर्वेशन, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री, कि हिस्ट्री आपको क्यों पढ़ना है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि जो भी आपके कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है वो सारे कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज बेसिकली एवरीथिंग हैज हिस्ट्री। एवरीथिंग हैज हिस्ट्री मतलब यार आपका एक इतिहास है, मेरा भी एक इतिहास है। एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू लर्न। अगर आप आपकी खुद के पास से नहीं सीखोगे, खुद की गलतियों से नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। वैसे इंडिया के बारे में, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स पास्ट। एंड फिर अगर आप इंडिया का पास्ट में इंडिया ने क्या क्या गलतियां की, अगर वो नहीं सीखोगे तो इंडिया को आप आगे कैसे बढ़ाओगे। एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली आपको हिस्ट्री जो है वो पढ़नी पड़ती है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि आज के सेशन का जो इसेंस है वो यही था कि सबसे पहले जो है आपको एक रैशनैलिटी इनकलकेट करना, ये बताना कि स्मार्ट तरीका हिस्ट्री ऑप्शनल वो पढ़ने का क्या होता है, हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या होती है, एंड हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री होती क्या है, इसी के ऊपर हमने आज का पूरा सेशन जो कंडक्ट करवाया। एंड आई होप आई क्वाइट क्लियर कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जो जवाब जो है इसमें मिल ही गए होंगे। सो एज आई टोल्ड यू कि जाते जाते आई एम गोइंग टू गिव यू द ओरिएंटेशन का एक शेड्यूल। तो बेसिकली इस हफ्ते आई एम गोइंग टू कंडक्ट ओनली 3 क्लासेस। इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा लीनियंट ही जाता हूँ मैं। तो बेसिकली आज है, देयर आफ्टर वेडनेसडे एंड देयर आफ्टर फ्राइडे, बट नेक्स्ट वीक से जो है बेसिकली रेगुलर क्लासेस होंगे। तो हम लोग बेसिकली टोटल ऐसे 6 ओरिएंटेशन लेंगे, जिसमें आज इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑप्शनल था। देयर आफ्टर फिर अब जो वेडनेसडे एंड फ्राइडे को सेशन होगा उसमें हम अप्रोचेस देखेंगे, मतलब हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था हिस्टोरियोग्राफी मतलब ओपिनियन ऑफ द हिस्टोरियन, बट हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हिस्टोरियन अपना ओपिनियन बनाता कैसा है भाई। जैसे एंशियंट टाइम में हिस्ट्री लिखने वालों के पर्सनल बायसेस होते हैं, वैसे प्रेजेंट जनरेशन में भी तो ये पर्सनल बायसेस होते हैं। तो भाई नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री, हिंदू वर्जन ऑफ हिस्ट्री, कॉलोनियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ हिस्ट्री एंड आफ्टर सबल्ट्रन एंड मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री, ये होता क्या है, ये लोग है कौन, ये लोग इतिहास लिखते क्यों है और उनकी ओपिनियन जो हमेशा बायास्ड क्यों होती है। तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। दैट इज बेसिकली अप्रोचेस टू स्टडी एंड हिस्टोरियोग्राफी। इसमें रफली हमारे 3 लेक्चर जाएंगे, दैट इज 2, 3 एंड 4। देयर आफ्टर 5 में हम लोग देखेंगे PYQ, जो आज मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का एक जनरल कॉम्पोजिशन, उसको थोड़ा सा इन डिटेल जाके देखना है। इट इज ऑलवेज आइडियल टू कैरी आउट PYQ ट्रेंड एनालिसिस एवरी नाउ एंड देन। एंड फिर ऑब्वियसली ट्रेंड एनालिसिस जो मैं आपको एक बार कर लूंगा इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो चीज रहे कि भाई जब आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक पढ़ोगे या फिर कोई चीज पढ़ोगे तो PYQ के हिसाब से वो बुक आपको फायदा देने वाली है कि नहीं, एंड देगी तो कौन से क्वेश्चन में देगी। एंड देयर आफ्टर लास्ट जो है बेसिकली इट विल बी बेसिक ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेंचुरी क्या होता है, AD क्या होता है, BC क्या होता है। इंडिया में 2 कैलेंडर है, जैसे जैन से लेकर दिसंबर जिसको आप ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक हिंदू कैलेंडर जिसको शका सालिवाहन कैलेंडर बोला जाता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जिसके मंथ होते हैं। तो वो वाला कैलेंडर हम क्यों नहीं फॉलो करते भाई, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वही क्यों फॉलो करते हैं। एंड देयर आफ्टर फिर उससे एसोसिएटेड सर्टन अदर एस्पेक्ट, जैसे एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया का रैशनल
ये जो है डिवीजन वो कैसे हुआ है एंड हिस्टोरियन ने इसको कैसे डिवाइड करके रखा है। तो ये सारे जो बेसिक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो है दैट विल बी आवर लास्ट ओरिएंटेशन। एंड फिर 27 जुलाई ऑनवर्ड 1 PM को वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडर्न इंडिया के सारे लेक्चर्स। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह मार के रखो, बिकॉज ये आपके नोटिस बोर्ड पे तो चला आता है, बट ऑब्वियसली अब नए नए हो पोर्टल पे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आएंगी। और ये सारे के सारे जो ओरिएंटेशन जो है ये 11 AM को ही होंगे। जो एक्चुअल लेक्चर जो 27 से चालू होगा दैट विल बी एट 1 PM। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइज। अब यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो। थोड़ा सा साइड हो जाता है, इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह जो है बेसिकली आप निकाल लो। नहीं आपको कोई पीपीटी ये जो है प्रिपेयर करने की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा। ये जो लेक्चर जो है सारे अपने लेक्चर जो रात को 10 बजे से पहले जो अपलोड हो जाते हैं। एंड फिर जब लेक्चर अपलोड होगा तो लेक्चर के साथ साथ आपको पीपीटी भी मिलेगी ओरिएंटेशन की। जब हमारे एक्चुअल लेक्चर चालू होंगे 27 जुलाई ऑनवर्ड तो पीपीटी प्लस क्रक्स मटेरियल एंड आफ्टर हैंड रिटन नोट जो है मैं आपको इसके प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके यस ओके आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। Hindu dharma is good in starting, but due to corrupt practice of the upper varna, it got worse. Because even epic were written multiple times, so we don't know that varna exists or not. Maybe all were equal. नहीं ऐसा नहीं है। देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा एंशियंट का एक इलेबोरेट नॉलेज लगेगा। आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि धर्म डेवलप होता है। जैसे हिंदू धर्म डेवलप्ड हुआ है एंशियंट इंडिया में, फॉर योर इंफॉर्मेशन 62 डिफरेंट रिलीजन थे। एंड 62 डिफरेंट रिलीजन में से अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन ही अगर बचा हुआ है अलॉन्ग विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 3 बचे हुए, बट हिंदू रिलीजन उसमें सबसे ज़्यादा चलता है। देन उसके पीछे कुछ रीज़न भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर एक बंदे को अपना धर्म जो अच्छा ही लगता है। अगर आप एक इस्लामिक बंदे को जाके पूछोगे तो नहीं मानेगा हमारे धर्म में टेररिज्म है, भाई हमारा धर्म अच्छा है। वैसे अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन में जाके वो देखोगे तो क्रिश्चियन रिलीजन वाला कभी नहीं मानेगा कि भाई मैंने जो है बेसिकली 1,500-2 हज़ार साल के लिए जो है जीविश लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की, हमारा धर्म तो अच्छा ही है। हिटलर भी तो अल्टीमेटली क्रिश्चियन ही था एंड अल्टीमेटली उसी ने तो सारा का सारा ज्यूइश रिलीजन खत्म करने का जो काम है 20th सेंचुरी में किया था। तो एक काफ़ी कॉमन एस्पेक्ट होता है कि भाई हमारा धर्म ग्रेट और हमारा धर्म अच्छा, बट कोई भी धर्म दूध का धुला हुआ नहीं होता। तो ये धर्म बनता कैसा है, बनने के बाद सवाई कैसे होता है एंड आफ्टर वो कोलैप्स कैसे होता है, ये एक प्रोसेस है। एंड फिर ये जो रिलीजियस डेवलपमेंट है उसमें हम लोग को एंशियंट इंडिया में पढ़नी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एंशियंट इंडिया में जाएंगे तभी आपको थोड़ी सी इलैबोरेटली अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो आई कांट गिव यू आंसर राइट नाउ कि एक ज़माने में अच्छा था, बाद में करप्ट प्रैक्टिसेस आई तो एक ज़माने में बढ़िया ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है प्रिसाइजली। तो हम लोग देखेंगे जब एंशियंट में जाएंगे तब। ओके यस या एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे। ओके क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर राइट, perfect chalo okay good, everything is clear. Then today we are going to stop over here guys, right? We'll meet again then day after tomorrow. I hope कि आपने जो बेसिकली इसका एक जो है ये जो है स्क्रीनशॉट निकाल के रखा होगा। अगर नहीं भी रखा है तो शाम को ये पीपीटी अपलोड हो ही जाएगी, तो आपको जो है बेसिकली सारा का सारा जो है मिल जाएगा, राइट? तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइज आज के लिए, राइट? विल मीट अगेन देन डे आफ्टर टुमारो। ये थोड़ा सा शेड्यूल लीनियंट सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन के टाइम ही रहेगा, बट अगले हफ्ते से जो है नॉर्मल लेक्चर जो आपके चालू हो जाएंगे। फिर आप मेरे से छुट्टी मांगोगे, ठीक है? बट दिस इज समथिंग जो अगले एक हफ्ते का रफली 26 जुलाई तक का शेड्यूल है। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइज आज के लिए। फिर विल स्टॉप ओवर हियर, विल मीट अगेन ऑन डायरेक्टली डे आफ्टर टुमारो, दैट इज वेडनेसडे। बट मीनवाइल मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे ओपन सेशंस देखे होंगे। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मेरे को इसके ऊपर जो है बेसिकली इंस्टा के ऊपर पर्सनल मैसेज डालोगे। एंड अगर इंस्टा के ऊपर आप नहीं हो तो दिस इज माई मेल ID, ओके? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली sainil.nagre, ये बेसिकली नाम है मेरा, sainilnagre@studyiq.com, ठीक है? तो इसके ऊपर मेल भी जो है मेरे को डाल सकते हो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पहला 1-1.5 हफ्ता जो है हमेशा गड़बड़ वाला ही होता है,
बिकॉज पोर्टल कैसा है, ऐप कैसे वर्क करता है, कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, लेक्चर कब अपलोड होगा, तो ऐसे कुछ भी डाउट रहेंगे फील फ्री टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली, ठीक है। चलो गाइज आज के लिए रोक देंगे, फिर विल मीट अगेन देन डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे को 11 AM, ओके। आई विल बी म्यूटिंग द सेशन नाउ, थोड़े टाइम में फिर वो मॉडरेटर आके सेशन को बंद कर लेंगे, बट विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे नाउ, ओके। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।